अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे रिवीजन के लिए, वो हम लोग देखेंगे और वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन बनाया था वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स से लेके ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। वेरिएबल्स, फार्मूलाज, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर और फॉर लूप्स। ठीक है, तो हमने ये सारे ऑपरेटर्स, ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे लास्ट वीडियो में पार्ट वन के अंदर। और आज हम लोग फंक्शंस से लेके ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और आखिर में एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिस तरीके का टेस्ट हमारा आएगा। सही है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शन से। फंक्शन से पहले वेरिएबल्स के अंदर मैंने एक चीज़ रह गई थी। वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल होस्टिंग रह गया था, वेरिएबल होस्टिंग का टॉपिक। तो वो मैं कवर कर लेता हूँ जल्दी से। तो वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो यहाँ पे एक वेबसाइट है freecodecamp.org। यहाँ पे इस लिंक खोला है और इस लिंक पे आके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वेरिएबल होस्टिंग। तो यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा। सही है, तो हम लोग इसके अंदर आते हैं। तो वेरिएबल होस्टिंग ये होती है कि एक नंबर एक वेरिएबल को डिफाइन करें, लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले अगर उसको कंसोल डॉट लॉग करें तो उसमें वो अनडिफाइंड देगा, एरर नहीं देगा, वो उसमें अनडिफाइंड देगा। सही है, तो ये वेरिएबल होस्टिंग होती है कि उसमें जो वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है उसको वो उठा के टॉप पे ले जाता है, यानी कि अपनी कोड के फर्स्ट लाइन पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं अपने यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आऊँ और मैं यहाँ पे एक अ, यहाँ पे पेस्ट करूँ इसको और थोड़ी देर के लिए ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, तो यहाँ पे ये इसको ऊपर ले गया हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो होस्टिंग होती है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही होती है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं हो रही होती है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है हमारी, उसमें ये यहीं पे एरर दे रहा है कि वेरिएबल नंबर इज यूज बिफोर असाइन। यहाँ पे एरर देगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी एग्जाम्पल, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ वापस से और मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, new.js या test.js के नाम से। सही है, और यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ वापस से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा, यहाँ पे ये अनडिफाइंड दे रहा। यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, सही है, और इनिशियलाइज किया है। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने से पहले हमने उसको कंसोल जब कराया तो यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल होस्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल नंबर जो है, जो नंबर का वेरिएबल है, ये डिक्लेयर हमारा जब होता है तो ये फर्स्ट लाइन में चले जाता है, कोड के फर्स्ट लाइन में हमारे पास डिक्लेरेशन चले जाती है। यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये वेरिएबल नंबर वार नंबर, यानी ये वाला पार्ट उठ के कंपाइलर पहली लाइन में आके ले आएगा इसको। सही है, तो ये वेरिएबल होस्टिंग हो जाएगी। अब मैं अगर इस फाइल को रन करूँ, रन करने का तरीका क्या होता है जावास्क्रिप्ट की फाइल को? नोड और फाइल का नाम नोड टेस्ट डॉट जेएस। तो जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे अनडिफाइंड आया इस कंसोल डॉट लॉग का। क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एरर नहीं आया। एरर आता तो हमें रेड रेड कलर के कलर से एरर दिख रहा होता, बहुत सारे लाइन्स आ रही होती। अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड एरर नहीं है। अनडिफाइंड हमारे पास एक टाइप है कि वेरिएबल अनडिफाइंड है, अभी इसको हमने वो नहीं दिया। क्यों? ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये होस्टिंग कहलाता है कि ये वाला जो हमारे पास डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, अभी हमने वेरिएबल्स में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था कि वेरिएबल्स के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है वो ऊपर उठ के चला जाएगा और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट नीचे ही रह जाएगा। इनिशियलाइजेशन यानी कि उसको एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, तो डिक्लेरेशन वाला पार्ट ऊपर चला गया। सही है, और हमारे पास जब कंसोल डॉट लॉग किया तो अनडिफाइंड आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड है, अभी हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता फिर वो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं देता, फिर यहाँ पे 10 प्रिंट कर देता, फिर यहाँ पे भी 10 प्रिंट नहीं करता। लेकिन अभी यहाँ पे ये अनडिफाइंड इसने दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो होस्टिंग है कि उसने वेरिएबल नंबर को ऊपर उठा के ले गया। इसमें कमेंट कर देता हूँ, एक्चुअली में ये नीचे है, इसको ऊपर उठा के ले गया, यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया उसने, फिर इसको जब कंसोल किया तो अनडिफाइंड आया। फिर दूसरा जब कंसोल किया तो ऑब्वियसली फिर हमने उसको 10 वैल्यू दे दी तो उसने 10 दे दिया। तो ये हमारा वेरिएबल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। और एक और बात ये कि ये जो है हमारा लेट के साथ
अगर हम लोग इसको चलाएं तो देखते हैं चलता है नहीं चल रहा। तो यहाँ पे ये एरर दे दिया इसने, लेट के साथ हमारी होस्टिंग नहीं हो रही होती है। सही है, लेट में हमारी नहीं हो रही थी, वार के साथ हो रही होती है। तो वार में हमारी होस्टिंग हो जाएगी इस तरीके से, और एरर नहीं देगा, वो अनडिफाइंड देगा। अब आगे चलते हैं, अब हम अपने असल टॉपिक्स पर आते हैं, शुरू करते हैं। तो वहाँ बस पहला टॉपिक है फंक्शंस। सही है, तो फंक्शंस क्या होता है? तो फंक्शंस के लिए सबसे पहले अपने कोड एडिटर में आ जाता हूँ, और मैं खोल लेता हूँ क्लास 5, सॉरी क्लास 6। या फंक्शंस के लिए एक काम करते हैं, नई फाइल ही बना लेते हैं। टेस्ट, मेरे पास टेस्ट डॉट जे एस बनी हुई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ टेस्ट डॉट जे एस को, और मैं एक नई फाइल बनाता हूँ टेस्ट डॉट टी एस इस नाम से। सही है, मेरे पास एक नई फाइल क्रिएट हो गई। सही है, तो मैंने एक अपनी नई फाइल क्रिएट करी है टेस्ट डॉट टी एस, और यहाँ पे मैं फंक्शंस का काम करवाऊँगा। तो फंक्शंस क्या होता है, उससे पहले हम लोग, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैं टैग लगा दूंगा, उसका लिंक लगा दूंगा। तो फंक्शन समझने के लिए कंपाइलर का हमें पता होना चाहिए। कंपाइलर क्या चीज़ होती है? कंपाइलर हमारे पास जो भी कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारा कोड लिखा हुआ है हमारे पास। सही है, ये सारा कोड लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस फाइल के अंदर आएगा मेन डॉट टी एस के अंदर, और ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा। ये लाइन पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये करेगा, उसको ये पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन। सही है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट। सही है, अच्छा। और अब हम आते हैं फंक्शंस पे। तो ये कॉन्सेप्ट था कंपाइलर का। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कोड है, मेरे पास एक पीस ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है लेट नम वन, मैंने इसकी टाइप दे दी, और इसकी टाइप देने के बाद मैंने इसको वैल्यू दे दी 10। और मेरे पास इसी तरीके से एक और वेरिएबल है num2 के नाम से, और उसमें जो वैल्यू है वो 20 है। तो एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है, और फिर मैं तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2, यानी कि हम दोनों को ऐड करवा रहे हैं। सही है, और फिर इसको कंट्रोल करा रहे हैं। ऐसा ही है, रिजल्ट को कंट्रोल कराएंगे। तो आप लोग को पता है क्या होना है कि 10 + 20 होगा और रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। सही है, एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर मुझे अगर मुझे वापस से ये काम करवाना है कोई दो और नंबर लेके, फॉर एग्जांपल मैंने कोई दो और नंबर लेना है, मुझे आपका चाहिए 15 और 17 का सम, तो मैं वापस से पूरा ये कोड लिखूँगा। ऐसा ही है, मैं वापस से पूरा ये कोड लिखूँगा, num3 कर दूंगा, इसको num4 कर दूंगा, result2 कर दूंगा। यहाँ पे मैं num3 को ऐड करूँगा, num4 को ऐड करूँगा, वैल्यूज़ चेंज कर दूंगा। ऐसा ही है, तो वापस से मुझे कोड का रिपीटिशन करना पड़ेगा। 14 का मैंने 14 और 15 और 17 का करना था, तो एक दफ़ा मैंने काम किया, फिर मैंने रिपीटिशन हो रहा है, मैंने वापस से पूरा कोड वही लिखना पड़ रहा है। तो जब ऐसा कोई काम हो, जब हमारे पास मल्टीपल टाइम्स हमें एक ही काम करना पड़े, तो फंक्शंस हमारे काम आते हैं। फंक्शंस हमारे काम आते हैं, फंक्शंस का यहाँ पे एंट्री होती है। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, काम तो ऐसे भी हो जाएगा। सही है, लेकिन हमें लाइन्स ऑफ कोड बढ़ गई हमारी। वही काम करवाने के लिए हमने वापस से वेरिएबल डिक्लेयर किया, वापस से प्लस कराया, सब कुछ हमने वापस से करवाया। तो फंक्शंस, अब हम देखते हैं फंक्शंस कैसे ये काम कर सकता है। मैं क्या करूँगा, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन का एक कीवर्ड आता है, उसके आगे मैंने फंक्शन का नाम देना है, प्रिंट सम। सही है, तो मैंने फंक्शन का एक नाम दे दिया, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। प्रिंट सम मैंने दे दिया, कैमिल केस में दिया है। सही है, यानी कि प्रिंट स्मॉल में और सम का एस कैपिटल, और आगे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं इस तरीके से। अब मैंने एक फंक्शन दे दिया और फंक्शन का नाम दे दिया, और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, और आगे मैंने उसके राउंड ब्रैकेट्स लगाए, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। सही है, इतना मैंने कर लिया। अब मैंने जो भी काम करवाना है वो मैं इसके अंदर करवा दूंगा, लेट रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2। सही है, num1 प्लस num2 मैंने इस तरीके से करवा दिया। तो
अब क्या होगा, मैंने ये लॉजिक एक ही दफ़ा लिखी है, ये वाली लॉजिक, इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये दोनों चीज़ों को भी उठा के मैं इधर ले आता हूँ। सही है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने जो लॉजिक लिखी थी वो मैंने फंक्शन के अंदर लिख दी। नंबर नम वन लो, सब वही काम किया लेकिन फंक्शन के अंदर कर लिया, नम वन नम टू और दोनों को प्लस कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊँ, फंक्शन, अच्छा फंक्शन तो मैंने बना लिया, उसको कॉल भी कराना होता है, उसको बुलाना भी होता है। तो उसको बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लिखा, फंक्शन की बॉडी खत्म हुई, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी खत्म हुई जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स एंड हो रहे हैं। उसके बाद हमने इस पे का नाम लिखना है और राउंड ब्रैकेट्स दे देने हैं और यहाँ पे टर्मिनेटर दे देना है, ये टर्मिनेटर कहलाता है। ये सेमी कॉलन दे देना, सेमी कॉलन भी कह सकते हैं इसको। सही है, अब मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, क्लास 8 में आके वॉच पे लगाता हूँ TSC-W। चाहिए, कुछ एरर दे रहा है मेरे ख्याल से, शायद 2 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं मैंने तभी वो एरर दे रहा है। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम ऐसे ही मैनुअली रन करते हैं। TSC कमांड प्रोम्प्ट में आए, TSC फाइल का नाम एंड नोड, फाइल का नाम .js। ये क्या हुआ, ओ अच्छा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रिंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल ही नहीं कराया ना। कंसोल तो कराना पड़ेगा ना मुझे, इसको कंसोल तो कराना पड़ेगा रिजल्ट के वेरिएबल को, कंसोल से प्रिंट होगा। वो तो खाली फंक्शन चल गया, उसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। सही है, तो कोई मसला वाली बात नहीं है, वापस से कर लेता है। क्लियर करी मैंने स्क्रीन, वापस से रन किया तो 30 आना चाहिए आंसर। क्या हुआ, हमारा जो कंपाइलर है उसने देखा कि फंक्शन, फंक्शन मुझे मिला यहाँ पे, लेकिन फंक्शन, अच्छा एक और बात, फंक्शन जो है ना वो हमारा जब ही रन होगा जब उसको कॉल किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूँ ना इसको, तो ये रन ही नहीं होगा। यहाँ पे मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन की बॉडी के बाद। तो कंपाइलर आएगा, कंपाइलर को मिला फंक्शन का नाम, उसने कहा ये तो फंक्शन है, लेकिन चलो फंक्शन तो है लेकिन ये तो कॉल ही नहीं हुआ अभी, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। वो इस पूरी चीज़ को स्किप करेगा, इस पूरे कोड को स्किप करेगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा, देखेगा कुछ है नहीं है। लाइन नंबर 8 पे आएगा, वो बोलेगा प्रिंट सम मिल गया उसको और फंक्शन मिल गया उसको, ये ब्रैकेट्स देखे उसने। तो प्रिंट सम कर उसको मिला तो उसने कहा कोई फंक्शन है ये, अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंपाइलर फिर जंप करेगा लाइन नंबर 1 पे, लाइन नंबर 2 पे आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, 3 पे एग्जीक्यूट करेगा, 4 पे एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को प्लस करेगा, 5 पे उसको कंसोल करा देगा, प्रिंट कर देगा। फिर वो कहेगा फंक्शन एंड हो गया, फंक्शन एंड हो गया तो वो वापस यहीं पे आ जाएगा और वापस से कोड आगे कंटिन्यू वो चलाना स्टार्ट करेगा। सही है, तो कंपाइलर कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अगर मैं इसको ड्राइंग से समझाऊं कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं हमारे पास, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाएगा हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। सही है, तो ये हमारा फंक्शन था, इतना 6 लाइनों का फंक्शन था हमारा। कंपाइलर ने देखा ये 6 लाइनों का फंक्शन है, उसने स्किप किया। अब उसने देखा कि फाइनली ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, हमने नाम दिया। जब इसने कॉल किया तो कंपाइलर ने यहाँ से जंप किया लाइन नंबर 1 पे, फिर इसने इसको एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट किया, 3 को एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट किया, 5 को एग्जीक्यूट जब किया उसने देखा फंक्शन एंड हो गया, वापस से वो लाइन नंबर 8 पे जंप कर दिया उसने, और फिर वो आगे लाइन नंबर 9 10 आगे से वो स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल होता है। अब इसको फ़ायदा क्या है इसको फंक्शंस का, तो फ़ायदा देख लेते हैं। मैंने एक और दफ़ा यही काम करवाना था, मैंने सिर्फ क्या करना है, एक और मरतबा प्रिंट सम लिख दिया, एक और मरतबा प्रिंट सम लिख दिया। तो समझ आई कि हम अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो 3 मरतबा आएगा, सिर्फ ये कि एक मरतबा कॉल करवाने से हमने उस फंक्शन को वापस से कॉल कर लिया। तो 30 हमें 3 बार आ गया। सही है, तो हमारे पास ये फंक्शंस होगा कि हम फंक्शंस को कॉल कराते हैं हम लोग, बॉडी देंगे और फिर कॉल कराएंगे। तो कॉल कराना ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल नहीं कराऊँ, सिर्फ फंक्शन की बॉडी दे दूँ तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा कि कॉल कराना ज़रूरी है, यहाँ पे एम्प्टी आउटपुट आ रहा है हमारा, कुछ भी नहीं आ रहा। सही है, अब आप लोग बोलोगे चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन एक अगर हम लोग को डिफरेंट नंबर्स चाहिए हो हर मरतबा में, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और नंबर को ऐड कराना चाहूँ, कुछ यहाँ पे कुछ और, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। सही है, पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स ये होते हैं कि हमारे फंक्शन को डायनामिक करते हैं। अभी तो हमने स्टैटिकली डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे 10 20, तो ये जो भी हमारा होगा हर बार में यही 30 आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि हर बार में मैं अलग इनपुट दूँ, जैसे 10 20 दूँ या 30 12 दूँ या कुछ और दूँ, हर बार में मैं अलग इनपुट दूँ
और हर बार में अलग आउटपुट मिले, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। उसके लिए हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि प्रिंट सम मैंने दिया, इसको मिटाता हूँ मैं, एक मरतबा करता हूँ, और प्रिंट सम के अंदर मैंने एक मरतबा दिया 56। अब मैं चाहता हूँ दूसरी मरतबा में मैं दूँ 9 और 5, 9 और 6। पहली मरतबा में सम इन दोनों का और दूसरी मरतबा में इन दोनों का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से हम लोग देंगे, बिल्कुल सही है। और फंक्शन की जो बॉडी है, यानी फंक्शन जो इटसेल्फ फंक्शन है, वहाँ पे जाएंगे, पैरामीटर डिफाइन करेंगे। वो पैरामीटर कैसे डिफाइन करेंगे? num1 num2, num1 की टाइप देंगे, num1 नंबर, num2 नंबर। अच्छा, मैं आपकी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेट भी आएगा, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेक्चर में जाके सर्च कर, कंट्रोल एफ दबा के फंक्शन सर्च करूँगा। बहुत सारे आ गए, ओके, यहीं से निकालना पड़ेगा मतलब। सही, ये फंक्शंस आ गए, नेस्टेड फंक्शंस। हाँ, ये आ गया हमारे पास फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, और ये आ गया। तो कैसे देते हैं? एग नंबर, मैं सही दे रहा था, सही तो दे रहा था, पर क्यों एरर दे रहा है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, सही है, मैं ठीक दे रहा था। एरर इसलिए दे रहा है कि हमने इसको अंदर भी डिफाइन किया हुआ है और पैरामीटर में भी डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। सही है, तो ये बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती हैं। सही है, तो मैंने क्या किया, पैरामीटर्स दे दिए यहाँ पे, कॉमा डाल के अलग पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर इसका num1 है, दूसरा पैरामीटर क्या है, num2 है। दोनों पैरामीटर्स की टाइप भी डिफाइन कर दी, डाटा टाइप किस टाइप के होंगे, यानी यहाँ से जो नंबर हम लोग उसको पास करेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, वो किस टाइप का होगा, वो नंबर टाइप का होगा। सही है, num1 num2। सही है, तो यहाँ से हमारे पास num1 जाएगा और दूसरे पैरामीटर में num2 जाएगा, और फिर ये जो नम1 है, ये वाला नम1 जो है वो यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो num2 है वो यहाँ पे आएगा, दोनों को प्लस किया जाएगा, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे रिजल्ट, और उस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। सही है, अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये प्रोग्राम डायनेमिक है, इसको अलग करूँगा, इसको अलग करूँगा, तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, देख लेते हैं। 10 + 56 66 सही है, और 9 + 6 15। तो हमारे पास ये इस तरीके से हम लोग फंक्शंस और उसके पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो माइनस कर दूँ, प्रिंट सम की जगह प्रिंट सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्शन, या प्रिंट सब्ट्रैक्ट। सही है, इस तरीके से तो हम लोग इस ऐसे फंक्शंस को, एक एरर कर दिया मैंने, ऊपर तो नाम चेंज कर दिया, नीचे नाम चेंज नहीं किया मैंने, तो उसको सही कर देते हैं जल्दी से। अब ये सही होगा। ऑब्वियसली जब मैं ऊपर नाम चेंज करूँगा तो नीचे जिस नाम से कॉल होगा उसको भी स्पेलिंग सेम रखनी पड़ेगी मुझे। सही है, तो ये हमारे पास फंक्शंस का टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं एरो फंक्शंस। फंक्शंस का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एरो फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस का शॉर्ट नोटेशन होता है एरो फंक्शन। सही है, तो एरो फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या है देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो एरो फंक्शंस हमारे पास इस टाइप के होता है कि हमारे पास एरो का साइन आ जाता है यहाँ पे। सही है, अगर मैं इसको, जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको मैं एरो फंक्शन बनाऊँ, लेट प्रिंट सम, और इस तरीके से मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। कैसे? प्रिंट सम मैंने नाम लिया, एक लेट का वर्ड लिया, प्रिंट सम का नाम लिया, कोई भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू दिया, राउंड ब्रैकेट्स दिए, और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन का साइन, तो ये एरो बन गया। सही है, ये अलग अलग साइन है, एक नहीं है। इज इक्वल टू का साइन, फिर एरो का साइन, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक लगाना चाहूँ वो अपनी लॉजिक लगा सकता हूँ। सम 6 + 5 + 6, जो भी मैं लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। इसको कंट्रोल कर दिया। सही है, तो ये मेरे पास एरो फंक्शन है, इसी का शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नोटेशन कह लें कि एरो में हम इसमें डिफाइन कर रहे होते हैं। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आया था फंक्शन। तो फंक्शन जो हमारा पुराने ज़माने के हैं वो इस तरीके से होते हैं, और नए ज़माने वाले फंक्शंस
एरो फंक्शंस कहलाते हैं। सही है, इसको कॉल कराने का वही तरीका है, प्रिंट सम करके मैं इसको कॉल करा दूंगा, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 5 + 6 किया है अभी तो 11 ही आ जाएगा, तो 11 आ गया। सही है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस। बाकी यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू वैल्यू देना चाहूँ तो पैरामीटर्स पास किए हैं तो कुछ भी दे सकता हूँ। अगर मुझे एक और दफ़ा करवाना है सब्ट्रैक्शन तो मैं एक और दफ़ा करवा, 100 - 56 हो जाएगा, 100 - 46। तो ये जितनी मरतबा ही हम इसको कॉल करेंगे उतनी मरतबा कॉल होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी यही प्रिंट हम जितनी मरतबा कॉल करेंगे उतनी मरतबा इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम चलते हैं, इसको मैं अभी एरो फंक्शन को मिटाता हूँ। एक और चीज़ आती है वेरिएबल स्कोप, तो ये वाला टॉपिक भी वेरिएबल के अंदर आता है, ये भी मैंने स्किप कर दिया था, इसको मैं फंक्शंस हमारा टॉपिक हो गया है, इसको मैं डन कर देता हूँ। सही है, अब हमारे पास आता है एक चीज़ वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप समझ लेते हैं जल्दी से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल स्कोप का मतलब ये है कि हमारे पास वो वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, उस वो वेरिएबल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है सम का, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट नम1 इक्वल्स टू 12। सही है, मैंने ये एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। अब मैं इस वेरिएबल को अगर फंक्शन के बाहर प्रिंट कराना चाहूँ या एक्सेस करना चाहूँ तो क्या वो प्रिंट हो पाएगा, देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड नम1, उसको वो मिल ही नहीं रहा। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो आप लोग, लेकिन अभी मैं रिविजन के लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ कि उसको वो नहीं मिला। इसका जो स्कोप है ना इस वेरिएबल का, वो इस फंक्शन के अंदर है, वो इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कंसोल को लेके जाऊँ ना तब वो एरर खत्म कर देगा, लेकिन अगर इस फंक्शन से बाहर निकालूंगा कंसोल को तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इसको यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। फंक्शन के बॉडी के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो बॉडी के ऊपर हो तब भी एरर देगा, चाहे वो बॉडी के बाहर उनके नीचे हो तब भी एरर देगा, अंदर हो उसके ब्रैकेट्स के तो वो एरर नहीं देगा। सही है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये लेट में ही होता है। दूसरी बात, अगर मैं इसको वेरिएबल करूँ वार नंबर, तब भी क्या ये एरर देगा, तब भी ये एरर दे रहा है। सही है, तो लेट और वार में हम लोग क्या कहेंगे, अगर उसके बॉडी के अंदर है तो हमें हमारे पास वो एरर आएगा। अगर वो इसको हम यूज़ करेंगे बाहर, फंक्शन की बॉडी के बाहर। सही है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लेट का वेरिएबल लूँ और लेट का वेरिएबल एक num1 है, इसको मैं num2 कर देता हूँ। मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ फंक्शन के बाहर, लेट num1 इक्वल्स टू 20। क्या अब ये एरर देगा? अब इसने एरर नहीं दिया। तो ये num1 जो ले रहा है ना, ये num1 हमारा 20 ले रहा है और ये num2 तो अलग ही है, उसको भी num1 कर दो। तो आप लोग कहोगे कि ये num1 दो दफ़ा डिफाइन क्यों हो गया, ये तो एरर देना चाहिए था। ऐसा ही है ना, टाइपस्क्रिप्ट में दो मरतबा डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर दे रही है। लेकिन अगर मैं फंक्शन के अंदर लेके आऊँ तब तो ये असाइन कर रहा है, अब तो एरर नहीं दे रहा। इसकी वजह इसकी वजह ये है कि ये वाला जो num1 का वेरिएबल है ये अलग है और जो फंक्शन की बॉडी के अंदर वेरिएबल है ये अलग है। सही है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम यूज़ इसके अंदर ही कर सकते हैं और ये वाला जो वेरिएबल है num1 ये हर जगह यूज़ किया जा सकता है। इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग num1 प्रिंट कराऊँ तो क्या प्रिंट होगा, 20 होगा प्रिंट या 12 प्रिंट होगा? तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा 20। क्यों? क्योंकि ये जो नम 12 असाइन हुआ है ये इस बॉडी के अंदर है। अगर मैं इस बॉडी के अंदर प्रिंट कराऊंगा इसको, तब वो जाके यहाँ पे 12 प्रिंट करेगा। लेकिन बॉडी के बाहर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो कौन सा वेरिएबल लेगा, वो ऊपर वाला लेगा, क्योंकि इसकी जो पहुंच है, इसकी जो रीचेबिलिटी है, वो नंबर की जो रीचेबिलिटी है, जो नंबर को हम जहाँ यूज़ कर सकते हैं फंक्शन वाले की, इसको हम इस फंक्शन की हद तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर को हम लोग फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, अभी मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया है, अभी मैंने ये चीज़ नहीं चलाई, तो अभी मैंने सिर्फ ये वाला कंसोल चला रहा हूँ तो 20 आएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये 20 ये वाला वेरिएबल ले रहा है। सही है, अगर मैं इस फंक्शन को अब कॉल करूँ सम का फंक्शन जब चलेगा तो ये वाली दो लाइन चलेंगी, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है इसमें क्या आना चाहिए,
तो इसमें 12 आएगा। 12 आ गया, सही है। तो ये वाला जो नंबर है ये रिलेट कर रहा है इस नंबर से, क्योंकि ये बॉडी के बाहर है, और ये जो फंक्शन के अंदर नंबर है उसमें अगर फंक्शन के अंदर ही कंट्रोल कराएंगे तो वो 12 वही वाला वेरिएबल लेगा जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, और फंक्शन के बाहर कंट्रोल कराएंगे तो वो वाला नंबर लेगा जो फंक्शन के बाहर डिफाइन हुआ है। सही है। एक ही चीज़ हो गई। अच्छा, अगर हम लोग वार कर लें इसको वेरिएबल नंबर, और इस सबको मैं हटा दूँ, वेरिएबल नम 1 20। अब आप लोग कहोगे कि टाइप स्क्रिप्ट तो अलाउ नहीं करती थी एक ही चीज़ को वापस से करना, ऐसा ही है ना। लेकिन वार में हमारे पास एक और चीज़ होती है कि वार में अलाउ होता है ये, कि वापस से डिफाइन कर सकते हैं। लेट में अलाउ नहीं होता ये। वजह वजह जिन लोगों ने जावा स्क्रिप्ट बनाई है उन्हीं से पूछी जा सकती है, हमें नहीं पता। तो जो पुरानी जावा स्क्रिप्ट थी उसके अंदर वार में हमारे पास नंबर इस तरीके से हम लोग दो वेरिएबल सेम नाम से वापस से डिक्लेयर कर सकते थे, वापस से उसको इनिशियलाइज वापस से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन लेट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि सेम नाम से हम लोग वापस से डिक्लेयर या इनिशियलाइज करें। हाँ, ये हो सकता है कि इसको मैं num2 हटा दूँ, तब हम लोग जो है ना इसको वापस से वैल्यू दे सकते हैं कुछ और अपडेट करने के लिए, ये किया जा सकता है। लेकिन हम इसको वापस से लेट नहीं कर सकते, एरर देगा। वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइज ज़रूर कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर सकते हैं वार से, लेकिन लेट से हम लोग डिक्लेयर एक ही मरतबा कर सकते हैं, इनिशियलाइज जितनी मरतबा आप करना चाहो कर सकते हो। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। स्कोप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो फंक्शन की बॉडी के अंदर, या इफ़ अगर इफ़ की बात करूँ तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो कोड होगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो इफ़ की बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल है, उसको हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सही है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ और ए यहाँ पे लिखूँ तो वहाँ पे ये एरर देगा कि ए उसको नहीं जानता, वो ए को। लेकिन अगर मैं एक इसी कंसोल को अंदर ले जाऊँ तो वो ए को जानता है, उस बॉडी के अंदर है वो। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्कोप का। इसका स्कोप क्या है, ए का इफ़ की बॉडी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये स्कोप वाला टॉपिक हो गया। मॉड्यूल्स पाते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं कि कोई पीस ऑफ कोड होता है, सही है, जो कि बहुत, अब टाइप स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। बहुत पुरानी तो नहीं है, मतलब पुरानी लैंग्वेज है। उसमें प्रोग्रामर्स ने बहुत सारी कोड्स लिखे होंगे, बहुत सारे उस प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम्स बनाए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। अब वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि टाइप स्क्रिप्ट पुरानी लैंग्वेज है और बहुत सारे प्रोग्रामर्स ने पहले से कोड किया हुआ होगा कैलकुलेटर। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट उसको यूज़ करूँ, मैं बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट मैं उसको अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर दूँ, उसको ले आऊँ उठा के वो कोड। तो वो कोड मैं उठा के ले आऊँगा। वो मॉड्यूल मैं अपना, तो वो जो कोड है वो मेरा मॉड्यूल है, कैलकुलेटर का मॉड्यूल है। उस कोड को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। मॉड्यूल्स को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये मॉड्यूल होता है कि हमें वो कोड वापस नहीं करना पड़े, हम उसमें कोड, उस कोड को यूज़ करते हुए कोई नई चीज़ बनाएं। सही है। कि ये वही वाली बात हो गई कि मुझे जो है ना बनाना है कोई कोई ऐसी लाइट या कोई ऐसा पंखा बनाना है जो बिजली के बगैर चले, या बिजली के साथ चले लेकिन कम बिजली पे चले। तो मैं वापस से पूरी लाइट बनाऊंगा नहीं, मैं एक लाइट लूँगा और उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाऊंगा। मैं बनी बनाई लाइट लूँगा या पंखा लूँगा, उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाऊंगा जो कि सस्ते में वो चले या फिर वो फ्री में चले। सही है। तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं वापस से पूरा उसको मैन्युफैक्चर करूँगा, बल्ब को या उसको। ये बात है। सही है। तो मॉड्यूल्स भी कुछ इसी तरीके से है कि हमें जो कोड पहले से बना हुआ है उसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं और कोई नई चीज़ बना सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। तो उसको रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है कोड की। तो मॉड्यूल जैसे कि इंक्वायरर है। अब अच्छा, मॉड्यूल्स हो गया। इंक्वायरर का हमारे पास मॉड्यूल है। इंक्वायरर भी एक मॉड्यूल है। इंक्वायरर क्या कर रहा है, यूज़र से इनपुट ले रहा है। तो वो एक मॉड्यूल है, वो किसी ने कोड किया हुआ है। सही है। जाहिर सी बात है, किसी ने कभी ना कभी कोड किया होगा, वो मैजिकली नहीं आ गया, वो कोड किया हुआ है। और वो npmjs.com पैकेज लाइब्रेरी है, इंटरनेट पे वेबसाइट है npmjs.com, वहाँ पे अपलोडेड है। वहाँ से हम लोग इस मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल हमारे पास ये होते हैं। और मैंने आप लोगों को इंक्वायरर भी बता दिया कि इंक्वायरर भी हमारा एक मॉड्यूल है। अब इंक्वायरर को यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। सही है। सबसे पहले तो इंक्वायरर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि इंक्वायरर को इंस्टॉल करने से पहले हमें पैकेज.json की फ़ाइल बनानी पड़ेगी।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं इसके लिए नया फ़ोल्डर लेता हूँ। मेरे पास टेस्ट का फ़ोल्डर है, मैं इसमें दोनों चीज़ें डिलीट करूँगा और मैं यहाँ पे अपना VS कोड खोलता हूँ। इंक्वायरर के लिए मैंने नया फ़ोल्डर लिया, सही है। मैंने टर्मिनल में आया, कमांड प्रॉम्प्ट में आया और यहाँ पे मैंने अब बड़ा कर देता हूँ पहले तो ज़्यादा बड़ा हो गया। स्क्रीन को जूम कर दिया और मैं अपने टर्मिनल में आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, TSC init। अब जब भी हम लोगों को ना कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। TSC init किया, हमारे पास TSC init की फ़ाइल बन गई, सही है। फिर हमारे पास एक और कमांड होती है, TSC init के अंदर चेंजेस कुछ करने होते हैं, वो कर लेते हैं पहले जल्दी से। ES22 कर देते हैं इसको। ES2022 पहला चेंज हमें ये करना होगा। दूसरा चेंज हम लोगों को क्या करना होता है कि नोड नेक्स्ट कर देना है इसको, सही है। मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना है और नीचे हमारे पास मॉड्यूल रेजोल्यूशन होगा, उसको नोड नेक्स्ट करना है। हमने ये 3 चेंजेस कर दिए और इस फाइल को क्लोज कर दिया, सही है। अब आगे आते हैं। आगे हम लोगों को, मैं कमांड भूल रहा हूँ, वो पैकेज जेसन की फाइल बनती है, उसे npm init, यस npm init होती है, npm init डैश डैश यस। तो ये कमांड रन करेंगे टर्मिनल में और हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल। इसको कुछ नहीं करना, इसको हमें इतना करना होता है कि मेन इंडेक्स डॉट जेएस है, इसके नीचे हमें टाइप लिखनी है, टाइप, और यहाँ पे मॉड्यूल, बस एंड में कॉमा। ये करने के बाद हमें बंद कर देना है। अब हम लोग आते हैं अपना इंक्वायरर होता क्या है। इंक्वायरर को इंस्टॉल करते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ कि इंक्वायरर होता क्या है। तो npm i ये ऐसे ही लिखा जाएगा और जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम उसके बाद, सही है। npm i इंक्वायरर, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा है। इंटरनेट ज़रूरी है, इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा, सही है। ये मेरे पास हो गया, मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर आ गया, इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैकेज लॉग का फ़ोल्डर आ गया, इसको भी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास एक और चीज़ होती है, ये कमांड मुझे कभी याद नहीं रहती है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करता हूँ हमेशा। मेरे पास सेव है ये कमांड, प्रोजेक्ट में जाता हूँ और किसी भी प्रोजेक्ट को खोल के मेरे पास सेव है फाइल के अंदर ये कमांड। ये वाली कमांड चला ली हमने, ये दोनों भी चला ली, ये वाली कमांड है। तो इंक्वायरर इंस्टॉल करने के बाद इसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, वो हमें इंस्टॉल करनी होती हैं। तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपसे ये पूछेगा नहीं, टेस्ट में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि कमांड याद करके बताओ। मैंने ये चला दी, मेरे पास इंक्वायरर इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद इतने स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो आपके बाद आपके पास एरर नहीं आएगा। आप क्या करोगे, न्यू फाइल में जाओगे, न्यू फाइल में जाके index.ts के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनानी है, सही है। index.ts के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई, तो मुझे अब इंपोर्ट करना होगा इंक्वायरर। अब इंक्वायरर को मैंने इंस्टॉल तो कर लिया, उसको इंपोर्ट भी तो करना होगा, तो इनको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इंपोर्ट इंक्वायरर फॉर्म इंक्वायरर, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, सही है। अब इसको यूज़ करना है एक्चुअल में। तो इंक्वायरर पहले करता क्या है, अब पहले तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि कोई भी वेरिएबल बनाते थे, सही है, उसको टाइप देते थे और उसको वैल्यू असाइन कर देते, डायरेक्ट ये करते थे। लेकिन इंक्वायरर हम यहाँ पे इसलिए काम आता है कि अगर मुझे टर्मिनल से कोई वैल्यू यूज़र इनपुट करे, जैसे मेरे पास आया एंटर एनी वैल्यू, तो आगे इसके बाद में कुछ भी टाइप करूँ ना तो वो इस नंबर में सेव हो जाए। तो ये इसलिए इंक्वायरर होता है कि हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकें टर्मिनल के ऊपर, सही है। तो ये हमारा इंक्वायरर का काम होता है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है। लेट का वर्ड लिखना है और कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना है। मैं आंसर ले लेता हूँ, लेट आंसर इक्वल्स अवेट का वर्ड लेना है, अवेट स्पेलिंग यही होनी चाहिए, अवेट, और अवेट के बाद इंक्वायरर का वर्ड, ये इंक्वायरर ये वाला इंक्वायरर है, इंक्वायरर डॉट का वर्ड लगाना है और प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट तो ये एंटर करना है, डॉट प्रॉम्प्ट या लिख देना पूरा। और फिर इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, एरे लेंगे, एरे, सॉरी एरे नहीं लेंगे, इसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लेंगे, राउंड ब्रैकेट्स अवेट इंक्वायर डॉट फ्रॉम और फिर एरे, सही है। और फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स और फिर एंटर। तो इस तरीके से कुछ हमारा सिंटैक्स होता है इसका, सही है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से कुछ सिंटैक्स आ गया इसका।
अवेट इंक्वायर डॉट फ्रॉम, इस तरीके से आ गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी होती है। नेम की प्रॉपर्टी होती है, नेम नंबर वन, जो भी वेरिएबल का नाम रखना है वो आप यहाँ पे रख दोगे, नेम नंबर वन। यहाँ पे टाइप दे दूंगा, टाइप इनपुट, टाइप इनपुट। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इसको मैंने किस में देना है, इन्वर्टेड कॉमास में। तो टाइप इनपुट नेम दे दिया, और मैसेज देना होगा एक मैसेज, और इसको मैं दूंगा एंटर एनी नंबर। सही है, जब मैंने ये किया तो ये मेरा यहाँ से कोई मैसेज प्रिंट करेगा, उसमें मेरे पास एंटर एनी नंबर का मैसेज प्रिंट होगा, और मैंने नंबर प्रिंट करना, नंबर एंटर करना होगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ फाइल को, TSC इंडेक्स, TSC से, खाली TSC से रन होगा, एंड नोड इंडेक्स डॉट JS। ओके, ये मैंने किया TSC। अच्छा, आप लोग बोलोगे TSC से खाली क्यों, जब हमारे पास इस तरीके से पैकेज डॉट जेसन की फाइल हो, TS कॉन्फिग की फाइल हो, तो TSC से रन किया जाता है। तो एंटर एनी नंबर मैंने 12 किया, तो अब अच्छा मैंने प्रिंट नहीं कराया था, तो प्रिंट भी करा देता हूँ। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ जल्दी से। तो प्रिंट कराने का तरीका क्या है, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था सबसे पहले, लेट के बाद आंसर, और फिर डॉट ऑपरेटर लगेगा, और फिर जो हमने नेम के अंदर वैल्यू दी थी, क्या दी थी, नंबर वन दी थी, नंबर वन। तो ये प्रिंट कराने का तरीका सही है। तो इसको मैं अब रन करूँगा। जब मैं इस फाइल को रन करूँगा, मेरे पास एंटरिंग नंबर आया 12, प्रिंट हो गया 12। सही है, तो ये इंक्वायरर का हो गया। ये इंक्वायरर का एक मॉड्यूल था हमारे पास, मॉड्यूल। सही है, इसको हमने इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया, यूज़ किया, और प्रिंट करा दिया। सही है, इतनी बात समझ आ गई। अब बहुत सारी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि मॉड्यूल और पैकेज में क्या फ़र्क है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल और पैकेज के लिए मैंने इसको ChatGPT किया था, मैं खुद इसमें कंफ्यूज होता हूँ। तो मॉड्यूल क्या है, और मॉड्यूल इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ कोड दैट इनकैप्सुलेट फंक्शनैलिटी। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फंक्शंस, क्लासेस और इंटरफेसेस। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगी। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज़ किया, इंक्वायरर। तो इंक्वायरर के अंदर एक फंक्शन है प्रॉम्प्ट का, ये फंक्शन इसका है अपना। तो ये जो फंक्शन है ना, ये इस मॉड्यूल के अंदर इसका फंक्शन है अपना है। तो मॉड्यूल के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। सही है। अब पैकेज क्या होता है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। बहुत सारे मॉड्यूल्स अगर है ना हमारे पास, रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं, तो वो एक पैकेज के अंदर है, तो वो हमारे पास पैकेज कहलाएगा। यानी कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और पैकेज के कुछ हमारे पास, जैसे रिएक्ट है, ये हमारा एक पैकेज है, लोडैश, एक्सप्रेस डॉट JS, ये सारे पैकेजेस हैं। और पैकेज मैनेजर भी हमारे पास है, जैसे नोट पैकेज मैनेजर, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, npmjs.com। तो ये एक पैकेज मैनेजर है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। तो ये उन पैकेजेस के अंदर, एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे। तो पैकेज और मॉड्यूल में फ़र्क पता चल गया। फिर भी क्लियर नहीं हो तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ होस्टिंग बता दी। और अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं अपने। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स। सही है। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं ये सब बंद करता हूँ, और ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं अपनी क्लास का काम खोल लेता हूँ, जिसमें मैंने पिछली वीडियो से भी बताया था। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने ये पूरा समझाया था, पिछली नहीं, सेकंड लास्ट वीडियो, उसके अंदर भी मैंने पूरा ये समझाया था। तो ये मैं खोल लेता हूँ। और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप कह लें, जैसे एरे है हमारे पास, या जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, वैसे ऑब्जेक्ट्स भी होता है। सही है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, इधर आता हूँ, मेरे पास एक कार है। सही है, कार का मेरे पास कार का मॉडल है 2000। कार का नेम, कार नेम क्या है, सिटी। कार ब्रांड क्या है, मेरे पास कार का ब्रांड है होंडा। सही है, मेरे पास कुछ इस तरीके की इसकी प्रॉपर्टीज। तो अब मैंने जो है ना, इसको प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट करा दूंगा। सही है, ये बात समझ आती है। हमारे कार मॉडल को प्रिंट कराऊंगा तो कार मॉडल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब ये जो है ना, अलग अलग वेरिएबल मैंने बनाया है। तो इस सूरत में कि जब इस सूरत में कि जब एक ऑब्जेक्ट हो और उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ले लूँ इस तरीके से, कार का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो कार वन,
के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। और यहाँ पे मैंने कार मॉडल दे दिया, कार नेम दे दिया और कार ब्रांड दे दिया, सही है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ इस तरीके से। अच्छा ये स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है, कार मॉडल नंबर होगा, सही है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। कार नेम क्या है, सिटी, और कार ब्रांड क्या है, होंडा, सही है। अच्छा ये एरर दे रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है ऑब्जेक्ट बनाने में, हाँ मिस्टेक मेरी सिंटैक्स की है, देख लेते हैं। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट्स पे आऊँ, ऑब्जेक्ट्स, सही है। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इज इक्वल्स टू आता है, सही है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू आएगा, एक मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास नेम अमीन आलम, सही, इस तरीके से होगा। टाइप उसको हम लोग ऐसे असाइन नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास कार 1 है, उसका कार का मॉडल ले दिया, सही है। और एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसका कार का मॉडल ले दिया, कार नेम दे दिया, कार ब्रांड दे दिया, सही है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कार 1 के नाम से, उसकी प्रॉपर्टी कार मॉडल है, कार नेम है, कार ब्रांड है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ अगर कार 1, अब मुझे मॉडल प्रिंट कराना है तो कार का मॉडल प्रिंट करा दिया, सही है। इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। तो अब फायदा क्या हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने इसकी प्रॉपर्टीज दे दी। अब मैंने दूसरी कार बनानी होगी ना, तो मुझे दूसरे वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ कार 2 करना पड़ेगा। वेरिएबल्स मैं अपनी प्रॉपर्टीज वही रखूंगा और उसकी मॉडल वगैरह चेंज कर दूंगा, 2001 कर दूंगा, जो भी चेंज कर दूंगा, सही है। तो इस तरीके से हम लोग, और यहाँ पे कार 2 डॉट कार मॉडल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं सेम प्रॉपर्टीज से, हमें बार बार वेरिएबल्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। इसका सिंटैक्स में कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा, तो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिंटैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। सिंटैक्स मुझे भी याद नहीं होती। तो लेट का वर्ड आया, ऑब्जेक्ट का नाम आया, इज इक्वल टू आया, कर्ली ब्रैकेट्स आए, सही है। और अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई और उसकी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ की वो देनी है, डाटा टाइप्स देनी है, तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से वो दे देता, इसकी टाइप्स दे देता। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, सही है। तो यहाँ पे ये कॉलन आएगा और यहाँ पे मैं टाइप दे दूंगा इसकी। तो कार मॉडल किस, कार मॉडल जो प्रॉपर्टी है वो किस डाटा टाइप की होगी, वो नंबर टाइप की होगी, सही है। पता नहीं मेरी टाइपिंग को क्या हो गया। अच्छा कार नेम जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की होगी, वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। और कार ब्रांड जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की होगी, वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, सही है। तो इस तरीके से हमने ये जो प्रॉपर्टीज थी इनके हमने डाटा टाइप्स डिफाइन कर दी कि इस टाइप की होंगी, इनसे हट के नहीं होगी। यहाँ पर अगर मैं कुछ और डालता हूँ तो वो एरर देगा मुझे। क्यों एरर देगा, क्योंकि बोलेगा वो नंबर चाहिए उसको, उसको स्ट्रिंग मिल रही है, यहाँ पे नंबर ही होना चाहिए, ओके। तो हाँ बस इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग अंदर देते हैं, उनकी वैल्यूज़ देते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग को उन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग को डाटा टाइप असाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर देता है, सही है। तो हाँ बस ये हो गया ऑब्जेक्ट्स। अब आते हैं हम लोग आगे, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराने का तरीका ये, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और प्रॉपर्टी का नाम, बस। अब हम आगे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गया हमारा, टाइप लिटरल, टाइप यूनियन, टाइप इंटरसेक्शन, सही है। इसको कवर मैं अपनी उसी वीडियो से करवाता हूँ, वीडियो कह रहा हूँ, अपने उसी फाइल से करवाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसमें मेरे पास नेम की प्रॉपर्टी है, एज की प्रॉपर्टी, एड्रेस की प्रॉपर्टी है, ऐसा ही है पर्सन 1 के अंदर। अब उसके अंदर एक चिल्ड्रन भी आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट,
तो वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है और उसमें एक और कर्ली ब्रेसेस आए हैं और उसके अंदर एक और प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था पर्सन वन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेम, एज, एड्रेस, चिल्ड्रेन। लेकिन जो चिल्ड्रेन उसकी प्रॉपर्टी है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। सही है। तो इसको अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे एक्सेस करना है, कंट्रोल कराना है मेरे एज को, चिल्ड्रेन की एज को, कैसे कराएंगे? डॉट ऑपरेटर से ही कराएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सन वन। प्रॉपर्टी का नाम, अब आप लोग बोले प्रॉपर्टी तो है ही नहीं है, तो चिल्ड्रेन तो ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो प्रॉपर्टी भी है और चिल्ड्रेन जो भी है वो ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम आ जाएगा। यानी कि हमें क्या करना था? पर्सन वन के अंदर जाओ, फिर चिल्ड्रेन के अंदर जाओ और एज को उठा लो। तो पर्सन वन लिखा, फिर चिल्ड्रेन लिखो, यानी कि पर्सन वन के अंदर जाओ, चिल्ड्रेन के अंदर जाओ, फिर क्या उठा लो? एज। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 ये वाला आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास चिल्ड्रेन, जो कि हमारे पास खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हमारे पास एज की प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सही है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये एक ऑब्जेक्ट एक और आ गया, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप एलियस। राइट। टाइप एलियस से पहले टाइप, हाँ टाइप एलियस, फिर टाइप लिटरल। सही है, मैं लिखना भूल गया था। तो टाइप एलियस क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम लोग यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी टाइप डिफाइन हो रही थी कि कार मॉडल किस टाइप का है? नंबर है, नंबर टाइप का, उसमें नंबर ही आएगा, सेंटेंस नहीं आ सकता। कार नेम किस टाइप का? स्ट्रिंग है, उसमें नंबर नहीं आ सकता। कार ब्रांड किस टाइप का है? सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, उसमें कोई नंबर नहीं आ सकता। सही है। तो जो टाइप्स एलियस है वो क्या करता है? बेसिकली वो ये कर रहा होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा यूज़र टू, तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, चिल्ड्रेन हटा देता हूँ। सही है। मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ से चिल्ड्रेन हटाता हूँ। सही है। चिल्ड्रेन हटा दिया मैंने, तो यहाँ से भी चिल्ड्रेन हटा देता हूँ। ओके। अब ये एरर नहीं देगा। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था यूज़र वन के नाम से, उसकी टाइप भी अभी हटा देता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यूज़र वन के नाम से, उसमें नेम है, एज है, एड्रेस है, 3 प्रॉपर्टीज है मेरे पास, सिंपल जाहिर 23 और जो भी। सही। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब मैंने जरा उसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो या तो मैं टाइप इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ जैसे हम लोग करते आए हैं कि नेम को कर दो स्ट्रिंग। सही है। एज को कर दो नंबर। सही है। और एड्रेस को कर दो, क्या कर दो? स्ट्रिंग। या तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की टाइप ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, डाटा टाइप्स। या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग ये चीज़ उठाएं और यहाँ पे डालना टाइप के अंदर, यानी कि टाइप का वेरिएबल लिया या टाइप का कीवर्ड लिया और उसमें एक टाइप का कोई भी नाम दिया, यूज़र टाइप इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स दे दी। सही है। तो इस तरीके से हमने टाइप डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन कर दी कि ये जो नेम का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। एज का जो वेरिएबल है वो नंबर से बिलोंग करता होगा, नंबर टाइप से बिलोंग करता होगा। एड्रेस का जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप से बिलोंग करता होगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब हम लोगों को जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये टाइप करना पड़ेगा। पूरा पूरा हम लोगों को ये पूरा वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। एक कुछ मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ ये हटाना पड़ेगा मुझे ऐसे। सही है। यूज़र वन का ऑब्जेक्ट था, कॉलन आया और सिंपल हमने टाइप का नाम दे दिया। टाइप एलियस ये कहलाता है कि हमने टाइप के कीवर्ड से एक टाइप बना दी, उसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी ऑब्जेक्ट की या जो भी वेरिएबल थे उनको क्या असाइन कर दी? डाटा टाइप से असाइन कर दी। और उसको यूज़ कैसे किया? जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नाम के आगे हमने टाइप का नाम लिख दिया, बस इतनी सी बात थी हमारी टाइप। अब मुझे अगर एक और यूज़र टू बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, उसका नाम है आदिल। सही है। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जो यूज़र टाइप है वही दे दी। मुझे बार बार ये डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी इस तरीके से। किस तरीके से? बार बार मैंने इस तरीके से डिफाइन नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग समझ गए हो कि यहाँ पे मैंने बार बार इस तरीके से टाइप्स नहीं देनी पड़ रही। सही है। जस्ट मैंने उस टाइप का नाम लिखा और मैं
आगे जाने के लिए तैयार हूँ, मतलब आगे कोड करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारा काम बचाता है। और टाइप एलियस ये कि टाइप का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं बस। ये टाइप एलियस हो गया, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। और टाइप लिटरल पे चलते हैं नीचे। टाइप लिटरल पे आ रहे हैं। टाइप लिटरल बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। टाइप लिटरल क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ दे दी, सही है। और ये इस तरीके से दी जाती हैं कि एक वैल्यू दी इन्वर्टेड कॉमास में, फिर ये सिंबल आया, फिर ये वैल्यू दी, फिर सिंबल आया, फिर ये वैल्यू दी, 3 वैल्यूज़ दे दी। इन 3 वैल्यूज़ के अलावा कोई और मेरे पास वैल्यू नहीं ली जा सकती उस वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे मैंने रेड ग्रीन ब्लू दिया था। ट्रैफिक लाइट में 3 वैल्यूज़ होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू, 3 चॉइसेस होती हैं, पर्पल नहीं होती है। तो यहाँ पे उसने एरर दे दिया कि यहाँ पे मैंने पर्पल डिफाइन नहीं किया, आप नहीं ले सकते उसको, पर्पल इज़ नॉट असाइनेबल। हाँ, अगर मैं यहाँ पे पर्पल दे दूँ ना, तो फिर तो वो चल जाएगा, जाहिर सी बात है ना, फिर तो वो चल गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 3 ही करनी थी, तो हमने ये नॉट वैलिड है, दिस इज़ नॉट वैलिड। इसको मैं रन करूँगा तो एरर आएगा, सही है। ठीक है, तो ये टाइप लिटरल हो गया। टाइप यूनियन पे आ जाते हैं। तो टाइप यूनियन भी ईजी है। टाइप यूनियन पे आते हैं और इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। टाइप यूनियन, हाँ ये रहा। तो टाइप यूनियन हमारा टाइप लिटरल से मिलता जुलता है, लेकिन सेम नहीं है। फ़र्क है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वैल्यूज़ दे रहे थे कि इस वैल्यू के अलावा कुछ और वैल्यू वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ब्लू की जगह ब्लू के स्पेस भी दे दूँ ना, तो यहाँ पे एरर देगा, फिर मुझे यहाँ पे भी स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस भी एक वर्ड लेटर काउंट होता है। तो स्पेस भी अगर दे दूँ तो काउंट होगा। तो ये हमारे पास टाइप लिटरल है कि एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी चाहिए उस वेरिएबल के अंदर, तभी वो अलाउ करेगा, वरना वो नॉट वैलिड कर देगा। सही है, जैसे पर्पल था यहाँ पे। अब टाइप यूनियन क्या था? टाइप यूनियन क्या होता है? टाइप यूनियन में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल के अंदर हम लोग ये बता देंगे इसको कि वैल्यू तो तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो डेट जो जो भी हम लोग वैल्यू देंगे वो किस डाटा टाइप से बिलोंग करेगी। वो किस डाटा टाइप से बिलोंग करेगी, या तो स्ट्रिंग से करेगी या नंबर से। सही है। अब हम लोग स्ट्रिंग में कुछ भी देना चाहें हम लोग दे सकते हैं, हेलो बाय, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी, लेकिन होना वो सेंटेंस चाहिए, स्ट्रिंग। सही है। तो ये स्ट्रिंग, या फिर नंबर में कुछ भी दे दो, 30, 99, 96, 98, कुछ भी दे दो नंबर में, लेकिन वो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको डाटा टाइप असाइन कर रहे हैं कि इस डाटा टाइप से बिलोंग करे वेरिएबल। यहाँ पे हम उसको एक्चुअल वैल्यू कर रहे हैं, इस वैल्यू के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इसको थोड़ी आज़ादी है कि हाँ, इस डाटा टाइप से हो सकता है वैल्यू कुछ भी हो जाए, लेकिन डाटा टाइप यही रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 लिया, 30 क्या नंबर है? बिल्कुल नंबर है, 30 हमारे पास नंबर है। इसको हटा दूँ, अब ये बोल रहा है कि नहीं, अब तो मैं असाइनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो ये होता है टाइप यूनियन। ये हम टाइप दे देते हैं, डाटा टाइप, जो भी वैल्यू हो वो किस डाटा टाइप से बिलोंग करे। अब मैं 30 की जगह 35, 36 कुछ भी कर सकता हूँ, वो मुझे इशू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नंबर तो है ना। सही है। तो ये टाइप यूनियन हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास है सन स्क्रीन। तो सन स्क्रीन भी स्ट्रिंग है, हाँ बिल्कुल है, सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रिंग होता है। सही है। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा दूँ तो वो मुझे एरर देगा। सही है। तो ये हमारा टाइप यूनियन था, इसको ये भी हो गया। और ऑब्वियसली फिर इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो आप लोग कहोगे कि ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें से कौन सा प्रिंट होगा। तो इनमें से जो प्रिंट होगा, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट होती है हमेशा। ये याद रखना हमेशा, लेटेस्ट वैल्यू हमेशा प्रिंट होती है। टी एस सी मेन डॉट टी एस नोड मेन डॉट जे एस। तो जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, सन स्क्रीन। सही है। ये मैंने इतना बड़ा नंबर कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो सन स्क्रीन प्रिंट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं इसको वापस से कमेंट करता हूँ। टाइप यूनियन हो गया, ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आउटपुट क्लियर हो जाए हमारा, वरना वो आउटपुट में आता रहेगा। टाइप इंटरसेक्शन, सही है। तो टाइप इंटरसेक्शन पे आते हैं, जल्दी से मैं ये भी कवर कर देता हूँ। टाइप इंटरसेक्शन क्या होता है? तो टाइप इंटरसेक्शन के लिए टाइप एलियस हमने समझा था अभी, बिल्कुल सही हमने समझा था। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी टाइप नहीं देता, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें है नेम, एक्सपीरियंस, रोल नंबर। मेरा नाम है, एक्सपीरियंस है, रोल नंबर है मेरा। ठीक है, सही है। इतनी बात तो समझ आ गई। ऑब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से बनाया, कुछ भी नहीं किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें पता है कि हमें टाइप देनी है यहाँ पे। तो टाइप हमें देनी है, सही है, बिल्कुल दे सकते हैं। तो टाइप के लिए मैंने टाइप एलियस यूज़ किया, टाइप कवर्ड स्टूडेंट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी
उनको मैंने डाटा टाइप असाइन कर दी, नेम और रोल नंबर को मैंने असाइन कर दिया। लेकिन एक मसला आया। मसला ये है कि मुझे दो टाइप चाहिए। मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ। मैं स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता भी हूँ और मैं लोगों को आके पढ़ाता भी हूँ। सही है। तो अब इसका मसले का हल क्या है? अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लगाता हूँ तो मेरे पास टीचर रह जाएगा। अगर मैं टीचर लगाता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट रह जाएगा। तो इस सूरत में कि जब आपको दो टाइप्स को एक्सेस करना हो, दो टाइप्स डिफाइन करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? टाइप इंटरसेक्शन। कैसे करते हैं? दोनों टाइप्स लिखते हैं और दोनों के बीच में एंड का साइन लगा देते हैं। सिंपल। तो क्या हुआ? इसने नेम की प्रॉपर्टी ली। नेम की प्रॉपर्टी तो दोनों में मौजूद है, तो वो तो सेम ही रहेगी। इसने एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी कहाँ से ली? एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी इसने टीचर से ली, टीचर से इसको उठाया। और रोल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसने कहाँ से ली? वो स्टूडेंट से उठाया। सही है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप इंटरसेक्शन यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो और वो दो टाइप्स को इनहेरिट कर रहा हो या दो टाइप्स ले रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइप इंटरसेक्शन। वो स्टूडेंट भी और टीचर भी है। अब यहाँ से अगर मैं एक्सपीरियंस हटा दूँ ना, तो वो एरर देगा। एक्सपीरियंस पे बोलेगा कि अगर हम लोगों को डिफाइन करनी है ना, तो प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है ना, सब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ नेम को डिफाइन कर दी, नेम की डाटा टाइप डिफाइन कर दी, एक्सपीरियंस की नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप सिरे से दो ही नहीं। सही है। इस तरीके से डिफाइन नहीं करो। ठीक है। या तो इस तरीके से डिफाइन नहीं करो। लेकिन फिर यहाँ पे भी वो एरर दे रहा है, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हम लोग को डिफाइन अगर करनी है तो सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी। और अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं देनी है तो फिर यहाँ से ही हटा दो। सही है। फिर ये चीज़ भी हटा दो। सिंपल ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। सिंपल ऑब्जेक्ट कर लिया हमने। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ देनी है तो सारी देनी है, और नहीं देनी है तो फिर कुछ भी नहीं दो। नेम यहाँ पे भी डिफाइन है, नेम यहाँ पे भी डिफाइन है। अगर मैं यहाँ से भी हटाऊँ, चलो यहाँ से तो उसने ले लिया, यहाँ से। सही है। नेम मैंने स्टूडेंट से उठा लिया। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस हटाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा। अगर मैं एक्सपीरियंस हटाता हूँ तो मुझे एरर देगा। सही है। तो प्रॉपर्टीज़ को हमें डिफाइन करना है तो सारी डिफाइन करनी है, वरना नहीं करना। तो ये चीज़ हो गई टाइप इंटरसेक्शन, जिसमें हमने दो टाइप डिफाइन की और दोनों को हमने एंड के साथ लिख दिया। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे डाटा टाइप्स हमने डिफाइन कर दी उन दोनों टाइप्स के अंदर, कि नेम की ये होगी, रोल नंबर की नंबर टाइप होगी, नेम की ये होगी, और एक्सपीरियंस की नंबर टाइप होगी। बूलियन भी ले सकते थे। मैं एक और भी यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बूलियन भी ले सकते थे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ B2। इस तरीके से बूलियन भी ले सकते थे। सही है। तो ये टाइप इंटरसेक्शन हो गया हमारा। अब आ जाते हैं एरेस पे जल्दी से। एरेस के लिए चलते हैं क्लास 9 के अंदर। इसको मैं जल्दी करवाऊँगा, ईजी है क्योंकि एरेस। मैं जूम कर लेता हूँ पहले तो। सही है। तो एरेस, मेरे पास एरेस ये, इसको उठाया यहाँ से। ये मेरे पास एक एरे है फ्रूट्स की। इसमें बस 4-5 फ्रूट्स हैं। सही है। 4-5 फ्रूट्स हैं मेरे पास। और इसको पहले फ्रूट को एक्सेस करना है तो आप लोगों को पता है क्या करना होता है। फ्रूट्स का नाम लिखो और जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इंडेक्स लिखो। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि पहला एलिमेंट जो एप्पल है वो 0 इंडेक्स पे होगा। दूसरा एलिमेंट जो ऑरेंज है वो 1 इंडेक्स पे होगा। तीसरा एलिमेंट जो मैंगो है वो 2 पे। इसी तरीके से बनाना 3 पे और पाइनएप्पल 4 पे। एरे की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? फ्रूट्स डॉट लेंथ से। यानी कि एरे कितना लंबा है। 5 एलिमेंट्स हैं एरे में, 1 2 3 4 5। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? फ्रूट्स डॉट लेंथ, एरे का नाम डॉट लेंथ, लेंथ की प्रॉपर्टी। ओके। इसको रन कर लेते हैं। TSC main डॉट TS और नोड मेन डॉट JS। तो एरे की कितनी लेंथ आ गई? 5 आ गई। ये नीचे का आउटपुट होंगे, उनको छोड़ दें। तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सेस करने का तरीका अभी बताया। कंसोल डॉट लॉग के अंदर फ्रूट्स मुझे मुझे कौन सा चाहिए? बनाना चाहिए। बनाने के लिए मुझे काउंट करता हूँ 0 1 2 3। मुझे थर्ड इंडेक्स पे चाहिए तो फ्रूट्स के अंदर लिख देना है 3, इस ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पूरी एरे को एक्सेस करना है, पूरी एरे को प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रूट्स लिख दो। जस्ट फ्रूट्स लिख देंगे यहाँ पे तो सारी एरे प्रिंट होके आ जाएगी हमारे पास।
सही है। अच्छा, अब एरे के कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनमें हम लोगों को पुश मिलता है, पॉप मिलता है, शिफ्ट मिलता है, अनशिफ्ट मिलता है, स्लाइस मिलता है, स्प्लाइस मिलता है। तो शिफ्ट अनशिफ्ट इन पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अभी मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ और मैं लिंक कर दूंगा वो भी। शिफ्ट का मतलब ये है कि शिफ्ट नहीं, सॉरी, पुश। पुश से स्टार्ट करते हैं। पुश क्या करता है? ऐड एलिमेंट इन एंड। एंड में एक एलिमेंट ऐड कर दो। तो कैसे का होगा? फ्रूट्स का नाम लिखूंगा, डॉट पुश करूंगा, ग्रेप्स लिखूंगा अंदर, तो ग्रेप्स एंड में ऐड हो जाएगा। तो ये मैं कंसोल करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये कमांड चलाएंगे, मतलब ये लिखेंगे और फिर इसको कंसोल करेंगे। चलिए एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो ग्रेप्स पुश हो गया। सही है। मेरे पास ओरिजिनल एरे ये थी, पाइनएप्पल था लास्ट, अब ग्रेप्स आ गया। तो एंड एलिमेंट ऐड हो गया आखिर में। सही है। पुश ये करता है आखिर में ऐड करता है। पॉप क्या करता है? पॉप हमारे पास आखिर से डिलीट करता है, यानी कि अगर आखिरी एलिमेंट पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल को डिलीट कर देगा वो, जस्ट ये पुट फ्रूट्स डॉट पॉप, बस ये करेगा। उसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो आखिर से डिलीट हुआ हुआ होगा। सही है। तो पॉप ये करता है। आगे चलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है? डिलीट एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट। अभी तक तो हम लोग आखिर से बात कर रहे थे कि पुश भी आखिर से हो रहा था, पॉप भी आखिर से हो रहा था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिलीट करना शुरू से। यानी शिफ्ट क्या करेगा? शुरू वाला एलिमेंट कौन सा था? सबसे पहला एप्पल्स, जो जीरो इंडेक्स पे, तो उसको वो रिमूव कर देगा। फ्रूट्स और शिफ्ट उसको रिमूव कर देगा, उसको वो डिलीट कर देगा। तो ये शिफ्ट हो गया। और अनशिफ्ट क्या करेगा? अनशिफ्ट क्या करता है कि स्टार्ट में तो काम करेगा, लेकिन क्या करेगा स्टार्ट में? स्टार्ट में वो ग्रेप्स को ऐड कर देगा। सही है। यानी कि अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये सारे थे ना। इसको नीचे ले आता हूँ मैं। सही है। मेरे पास ये है मेरे पास। तो इसको इसमें वो 5 एलिमेंट्स है अभी। शुरू में वो क्या करेगा? अनशिफ्ट एक और एलिमेंट इस तरीके से ऐड कर देगा। सही है। ग्रेप्स इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ग्रेप्स ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो ये अनशिफ्ट हो गया। अब आते हैं स्लाइस पे। स्लाइस पे आते हैं हम लोग। स्लाइस एरे बट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। अब स्लाइस क्या करता है? स्लाइस के लिए सिंपल हमारे पास क्या है? तो मैं सबसे पहले तो नीचे के आउटपुट को मैं कमेंट करता हूँ और स्लाइस पे आता हूँ। मेरे पास एक एरे है इस तरीके की। सही है। स्लाइस का फंक्शन लगाया 3 और 4। अब इसको मेरे करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराते हैं। ओरिजिनल एरे को मैं प्रिंट कराता हूँ और फिर स्लाइस वाली एरे को प्रिंट कराता हूँ। तो स्लाइस बेसिकली करता क्या है कि एक एरे है हमारे पास ओरिजिनल, उस एरे को तोड़ देगा, उसका स्लाइसेस कर देगा। सही है। नाम से ही पता चल रहा है कि उसको स्लाइस कर देगा, उसके स्लाइसेस कर देगा। अब कितने करेगा? क्या करेगा? वो तीसरे इंडेक्स से चौथे इंडेक्स तक उसको स्लाइस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, इसको मैं अगर रन करूँ नोड मेन डॉट जेएस, तो ओरिजिनल एरे क्या थी? एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, बनाना। इसने क्या किया? थर्ड इंडेक्स पे गया ये। थर्ड इंडेक्स क्या होगा? 0 एप्पल, 1 ऑरेंज, 2 मैंगो, 3 बनाना। 3 पे गया और 3 पे जाने के बाद 4 से पहले पहले तक उसने सारे एलिमेंट्स उठा लिए। यानी कि 3 हमने पहला पैरामीटर दिया फंक्शन का और 4 हमने दूसरा। तो थर्ड पे जाके उसने बनाना को उठाया और उसने देखा कि 4 से पहले पहले क्या है? 4 इंडेक्स पे तो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल से पहले बनाना इटसेल्फ बनाना ही है। तो उसने बनाना को उठा लिया। तो स्लाइस जो एरे थी उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया? बनाना। तो हमने क्या किया था? कंसोल डॉट लॉग के अंदर यही दिया था ना स्लाइस, तो उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अब जो है ना, आप लोग कहोगे कि ओरिजिनल एरे तो चेंज ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हुई। ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, ओरिजिनल एरे वही रहती है। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ तो ये फिर क्या करेगा? ये फिर बनाना और पाइनएप्पल दोनों उठाएगा, यानी तीसरे पे जाएगा और चौथा भी उठा लेगा। यानी कि 3 से 5 तक जितने होंगे वो उठा लेगा। यानी कि थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे जो जो होगा उसको वो उठा लेगा। थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे बनाना पाइनएप्पल थे, उसने उसको प्रिंट कर दिया। सही है। ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं किया उसने। तो ये स्लाइस हो गया। स्प्लाइस पे आते हैं। अच्छा, तो स्प्लाइस पे आ जाते हैं। और स्प्लाइस हमारा एरे की आखिरी प्रॉपर्टी, आखिरी टॉपिक है एरे के टॉपिक के अंदर। तो स्प्लाइस क्या होता है? स्प्लाइस हमारे पास एक फंक्शन है। सही है। और
मेरे पास जैसे कि यहाँ पे एक एरे सही है और एक ओरिजिनल एरे को मैंने प्रिंट करा दिया। अब स्प्लाइस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होता है। पहला पैरामीटर जो होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि एरे में मेरे पास अब मैंने यहाँ पे 1 इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि 1 इंडेक्स पे जाओ, 1 इंडेक्स पे ऑरेंज है तो पहले इंडेक्स पे आना। फिर चौथे इंडेक्स का मतलब ये है कि पहले से लेके चौथे तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करो, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे ऑरेंज था, सेकंड पे मैंगो, थर्ड पे बनाना और फोर्थ पे पाइनएप्पल। तो ये सारे सेकंड थर्ड फोर्थ वालों को फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले इंडेक्स को एलिमेंट्स को रिमूव करेगा और ग्रेप सेट कर देगा। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास, इसको रन करते हैं। मेरे पास ओरिजिनल एरे है एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना पाइनएप्पल, सही है। मैंने स्प्लाइस के अंदर पहला पैरामीटर दिया 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे जाओ, मैं 1 इंडेक्स पे आता हूँ ऑरेंज, सही है। ऑरेंज पे आओ और 4 एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, यानी कि ऑरेंज को मिला के 4 दिया सेकंड, तो 4 एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। सॉरी मैंने गलत बता दिया था, 4 इंडेक्स तक नहीं, 4 एलिमेंट्स तक, सही है। यानी कि यहाँ से 4 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4, यानी कि ये चारों एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे इसके। तो हमारे पास ये चारों एलिमेंट्स रिमूव हो गए, एप्पल बचा और आखिर में ग्रेप सेट कर दो बस, तो आखिर में ग्रेप सेट हो जाएगा, सही है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, 2 पे जाओ और 3 एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, सही है। तो अब इसमें मेरे पास क्या आना चाहिए आउटपुट, सेकंड इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2, मैंगो पे जाओ और 3 एलिमेंट्स रिमूव कर दो, यानी मैंगो रिमूव कर दो, बनाना रिमूव कर दो, पाइनएप्पल, और फिर ग्रेप सेट कर दो, यानी कि एप्पल्स ऑरेंज और ये 3 रिमूव, तो आखिर में ग्रेप्स, सही है। तो एप्पल्स ऑरेंज ग्रेप्स, सही है। तो सेकंड पे जाओ और 3 एलिमेंट्स गिनती करके रिमूव कर दो, तो ये हो गया हमारा स्प्लाइस। इस कंसोल में हमारे पास आफ्टर स्प्लाइस प्रिंट हो रहा है और इस कंसोल में हमारे पास ओरिजिनल एरे प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्लाइस की कमांड है। पहला जो पैरामीटर है वो बताएगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स में सेकंड है। और दूसरा जो पैरामीटर यानी कि 3 है वो बताएगा कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, यानी कि 3 एलिमेंट को डिलीट करना है। और जो आखिरी पैरामीटर है उसमें हम यहाँ पे एलिमेंट दे सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड होंगे। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं एक और भी एलिमेंट दे सकता हूँ, जैसे कीवी, तो कीवी भी ऐड हो जाएगा आखिर में। तो ग्रेप्स और कीवी आखिर में ऐड हो जाएंगे, यानी 3 एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे और ये दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 करूँ, 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो, तो अब क्या होगा, गलत कर दिया, कंपाइल करना था वापस से, कंपाइल किया। सेकंड पे जाओ, 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो, 0 1 2, यानी मैंगो बनाना को रिमूव करो, 2 को रिमूव करो, सही है। पाइनएप्पल ऐसे ही रहेगा। 2 को रिमूव करने के बाद इन 2 की जगह कौन आ जाएंगे, ये 2 आएंगे और फिर आखिर में पाइनएप्पल आ जाएगा। लेट्स सी यही आ रहा है, नहीं आ रहा, एप्पल्स ऑरेंज, और इन दोनों की जगह ग्रेप्स और कीवी आ गए, सही है। 2 को रिमूव करना था, ये दोनों आ गए और आखिर में पाइनएप्पल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लाइस का हो गया। अच्छा, स्प्लाइस में एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा है, यहाँ पे हम ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा रहे हैं, तो ओरिजिनल एरे चेंज हो रही है हो रही है हमारे पास, ठीक है। ओरिजिनल एरे हमारे पास ये बन गई, पहले ये थी ये। स्लाइस में क्या हो रहा था कि ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हो रही थी, जस्ट हम लोग उसको स्लाइस करके प्रिंट करा रहे थे, ओरिजिनल एरे हमारे पास वही रह रही थी, ठीक है। एक बार वापस से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ओरिजिनल एरे हमारे पास चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास ओरिजिनल एरे क्या थी, एप्पल्स ऑरेंज मैंगो बनाना पाइनएप्पल, ये एरी। और जो स्लाइस कर रहे हैं हम उसको डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं, डायरेक्ट कंसोल करा रहे हैं, तो वो बनाना पाइनएप्पल हो रहा था, यानी 3 से 5 तक जो एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 करूँगा तो मेरे पास 0 1 2 यानी मैंगो से आ जाएगा, फिर ऐसा ही है, मैंगो से आ गया, मैंगो बनाना पाइनएप्पल, लेकिन ओरिजिनल एरे हमारे पास वही रही। तो ये हमारे पास एरे के सारे हो गए टॉपिक्स कवर। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं टपल्स पे आता हूँ। अच्छा, टपल्स रह गया, सही है, टपल्स पे आ जाते हैं जल्दी से। तो टपल्स पे आते हैं और ये टपल्स हमारे पास आ गया। टपल्स हमारे पास क्या होता है, एरेज की तरह होता है,
सही है, जैसे कि एरे अभी हमने देखा था, एरेस की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें इसको डिफाइन हम थोड़े से अलग तरीके से करते हैं। एरे हमारे पास किस तरीके से डिफाइन हो रही थी, अभी हमने देखा था एरेज हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हो रही थी। एरेज हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हो रही थी। ये एरे है हमारे पास और ये टपल है, ठीक है। ये एरे है और ये टपल है। टपल में हम क्या कर रहे हैं कि उसकी डाटा टाइप्स हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दे देते हैं। यानी कि टपल के अंदर ये फ़र्क है और एरे के अंदर ये फ़र्क है कि दोनों हमारे पास सेम चीज़ ये है कि दोनों हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग उसको इनिशलाइज करते हैं। लेकिन टपल के अंदर हम उसकी जो जो एलिमेंट्स हम आएंगे ना टपल के अंदर, उन उसकी हम शुरू में डाटा टाइप्स डिफाइन कर देंगे। दूसरी चीज़ ये फ़र्क है कि एरे हमारे पास हमेशा एक ही टाइप का बनता है। स्ट्रिंग का एरे तो उसमें सारे एलिमेंट्स सेंटेंस ही होंगे या स्ट्रिंग ही होंगे, लेकिन जो टपल है उसमें हमारे पास सेंटेंस भी आ सकता है, उसमें नंबर भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बूलियन भी डाल सकता हूँ, सही है। यहाँ पे बूलियन भी डाल सकता हूँ, लेकिन जो भी एलिमेंट मैं डालूंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ट्रू डाला, बूलियन डाला, तो यहाँ पे उसकी डाटा टाइप देनी पड़ेगी, वरना वो एरर देगा। ठीक हो गया, सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से टपल बन गया। टपल का फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा यूज़, फ़ायदा तो नहीं, यूज़ मैं बता देता हूँ कि इसका यूज़ ये है कि जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ या हमें कोई ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो कि हम लोग को चेंज नहीं करनी, क्योंकि इन वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं करते, तो वो हम लोग इसमें रखते हैं। पुश पॉप वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते, कर तो सकते हैं, सही है, हम पुश करेंगे, वाटरमेलन पुश किया जैसे यहाँ पे, तो वाटरमेलन पुश हो जाएगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, बैड प्रैक्टिस है। हम पुश पॉप नहीं कर सकते, नहीं करते इसमें, कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है, सही है। क्योंकि टपल के अंदर हमारे पास वो वैल्यूज आती हैं, टपल हमारे पास अनचेंजेबल होता है, मतलब उसको चेंज तो कर सकते हैं लेकिन चेंज करना नहीं चाहिए। इसका रीज़न यही होता है कि टपल के अंदर हम लोग ऐसी वैल्यूज लेते हैं जो कि चेंज ना हो। ठीक है, तो ये टपल हो गया हमारे पास एरे से सिमिलर। इसमें फ़र्क ये है कि मल्टीपल डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टपल हो गया। और कंसोल डॉट लॉग के लिए हम लोग फर्स्ट टपल उसी तरीके से हम लोग कंसोल लॉग कर लेंगे, फ्रूट टपल, सही है। और यहाँ पे मैं इसको अगर मुझे पहला एलिमेंट कराना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरीके से ज़ीरो कर दूंगा, प्रिंट ज़ीरो पे ये पहली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। गलत हो गया थोड़ा सा, नोट मेन डॉट जे एस, मेरे पास एप्पल्स आ गया, पहली वैल्यू एप्पल्स आ गई। दूसरी के लिए वन, अगर टू चाहिए मेरे पास तो यहाँ पे वन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टपल। अब इसको बंद करता हैं और हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इनम्स है। और इनम्स के बाद एनी एंड अननोन टाइप है, फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो इनम्स पे हम जल्दी से आ जाते हैं। तो इनम्स भी हमारे पास जो होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंट्स के लिए होते हैं, कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए होते हैं। यहाँ पे मैंने नेट पे निकाला था, दिखाता हूँ मैं। हमारे पास जो इनम्स यूज़ हो रहे होते हैं वो किस लिए यूज़ हो रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट्स को नेम्स देने के लिए। जैसे कि हमारे पास डेज हैं या मंथ्स हैं या ईयर्स हैं। डेज कौन कौन से हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या डेक ऑफ कार्ड्स हो गए, कलर्स हो गए, डेज हो गए। इन सब चीज़ों के लिए जो कि ऐसी चीज़ें जो कि कभी चेंज नहीं होती, जैसे जो डेज के नेम्स हैं संडे मंडे, ये कभी चेंज नहीं होंगे हमारे पास, सारी ज़िंदगी यही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इन चीज़ों को हम लोग डिफाइन करने के लिए, इनिशलाइज करने के लिए इनम्स लेते हैं, सही है। इसका यूसेज ये है। और अब हम आते हैं अपने VS कोड में और देख लेते हैं ज़रा इनम्स का यूसेज कैसे होता है। तो ये तो फॉर लूप है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं था, बस एरे को कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे वो था कि एक एरे है हमारे पास फ्रूट्स की, और मैंने उस फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप मैंने आई ज़ीरो से चलाया, और आई का कब तक चलेगा, फ्रूट्स की लेंथ तक। फ्रूट्स की लेंथ क्या है, फ्रूट्स की लेंथ मैंने बताया था कि क्या है, थ्री। फ्रूट्स की लेंथ थ्री है, यानी कि जितनी फ्रूट्स की लेंथ होगी उस तक लूप चलेगा, ज़ीरो पे चलेगा, वन पे चलेगा, टू पे चलेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आई की वो आएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू आएगी वन, सॉरी ज़ीरो, ज़ीरो पे आएगी क्योंकि ज़ीरो है ना। ज़ीरो पे जब आएगी तो वो क्या प्रिंट करेगा, फ्रूट ज़ीरो का मतलब एप्पल, पहला इंडेक्स क्या होता है, ज़ीरो, तो फ्रूट ज़ीरो का मतलब एप्पल। फिर जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर वो जो है ना अपनी कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, मतलब वन वैल्यू हो जाएगी आई की। वो कंडीशन चेक करेगा कि वन इज़ लेस देन फ्रूट डॉट लाइन थ्री है, तो वन इज़ लेस देन थ्री, हाँ बिल्कुल सही है, तो वो इसको चलाएगा, सही है। यहाँ पे फिर वन आएगा तो वो वन को प्रिंट करेगा, वन पे क्या है, कीवी, फ्रूट्स वन पे क्या है, कीवी। फिर इसी तरीके से वो टू पे करेगा,
टू, जब आई प्लस प्लस होगा तो टू होगा, टू पे चेक करेगा कि टू छोटा है थ्री से, हाँ तो टू छोटा है थ्री से, तो यहाँ पे वो टू लेके आ जाएगा, ये वाली चीज़ चलाएगा, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ऑरेंज। तो इसी तरीके से हम लोग एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ये बस यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और सब कमेंट है ऊपर। अब मेरे पास यहाँ पे इनम पे वापस आता है, तो इनम हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये इनम है हमारे पास, सही। और मेरे पास इनम को इस तरीके से हम लोग ये एक इनम है, और इनम का हमने नाम दे दिया कलर, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे नाम। यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स दे दिए, रेड येलो ग्रीन, और मैंने क्या दिया होगा, मैं कुछ और देता हूँ, रेड येलो ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो मेरे पास एक इनम है, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, कुछ इज इक्वल टू या कुछ कॉलन नहीं आता, डायरेक्ट हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, रेड रेड येलो ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर मैं इसको कलर डॉट ब्लू करूँगा, कलर डॉट ब्लू, तो इसमें ना हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर होगा ज़ीरो, रेड का इंडेक्स नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगा, येलो का क्या होगा, वन होगा। सही है, जैसे एरे में हमारे पास नंबरिंग चली होती है वैसे इसमें भी चलती है। ग्रीन का टू होगा और ब्लू का थ्री होगा। तो अगर मैं कलर डॉट ब्लू करूँ, तो कलर डॉट ब्लू में क्या आएगा, इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। सही है, इसको मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं करता हूँ टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जे एस। तो मेरे पास अभी कंसोल में क्या आएगा, कलर डॉट ब्लू थ्री। थ्री क्यों, क्योंकि थ्री इसका इंडेक्स नंबर जीरो वन टू थ्री, यहाँ पे भी जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होगी। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को ये दिखाऊं कि अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग कलर जीरो वन टू थ्री, यहाँ पे भी अगर मैं, चलो टू करके देखता हूँ, टू जीरो वन टू, तो ग्रीन प्रिंट होगा। सही है, तो ग्रीन प्रिंट होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कलर टू दूँ और उसको रन करूँ प्रोग्राम को, तो दूसरे कंसोल का आंसर मेरा क्या आना चाहिए, ग्रीन। क्यों, क्योंकि मैंने इसको कलर टू दिया तो उसने प्रिंट कर दिया ग्रीन। और तीसरा मेरे पास क्या चीज़ होती है प्रिंट कराने के लिए, कलर ग्रीन। अगर मैं कलर दूं और एरे का जो ब्रैकेट होता है वो दूं, और उसके अंदर ग्रीन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दूं, तब क्या होगा, तब भी हमारे पास क्या आएगा, टू ही आएगा। क्यों टू आएगा, उसका वो इंडेक्स लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो उसको वो इंडेक्स प्रिंट करा देगा कि कौन से इंडेक्स पे है ग्रीन, कौन से इंडेक्स पे है, टू पे। तो ये तीन हमारे पास तरीके होते हैं प्रिंट कराने के, टू दे दिया इसमें। सही है। अच्छा, एक और चीज़, हम इसको डाटा टाइप्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमने लेट ट्रैफिक लाइट लिया, एक वेरिएबल लिया, उसकी टाइप हमने कलर दे दी, यानी कि इनम जो भी था वो कलर दे दिया। सही है, इज इक्वल्स टू कलर डॉट रेड, और जो भी इज इक्वल्स टू के बाद कलर, वापस हमने कलर लिया और डॉट रेड दे दिया। तो अब यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के अंदर क्या स्टोर होगा, कलर होगा या फिर जीरो होगा। तो कलर डॉट रेड अभी हमने देखा क्या करता है, इंडेक्स नंबर लाता है, कलर डॉट रेड इंडेक्स नंबर लाता है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर आएगा। सही है, तो ट्रैफिक लाइट का हम लोग इसका देख लेते हैं, कंसोल आखिरी वाला कंसोल होगा इसका जीरो। जीरो क्यों, कलर डॉट रेड जीरो पे था, हाँ बिल्कुल जीरो पे था। सही है, तो हमारा जीरो आ गया। तो ये भी हमारा इंडेक्स नंबर ही ला रहा है। सिर्फ हमारे पास जो कलर प्रिंट करने का एक्चुअल तरीका है वो क्या है, ग्रीन। ये इस तरीके से कलर और फिर एरे का ब्रैकेट, एरे वाला ब्रैकेट और फिर टू। सही है, इस तरीके से हमारे एक्चुअल हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा। बाकी हमारे पास सारे जो तरीके हैं उससे हम लोग इंडेक्स नंबर प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इसमें हम लोग अपने इंडेक्सिंग नंबर भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रेड का जो इंडेक्स नंबर है वो हो जाए फोर। सही है, तो अब ये क्या होगा, रेड का इंडेक्स नंबर फोर, येलो का फाइव, ग्रीन का सिक्स, ब्लू का सेवन, ऐसे ही होगा। तो कलर डॉट ब्लू अगर मैं करके देखूँ अभी, तो कलर डॉट ब्लू में सेवन आना चाहिए, सेवन आ गया। सही है, कलर टू में कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलर टू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फोर से स्टार्ट हो रही है नंबरिंग, फोर फाइव सिक्स सेवन। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से येलो को फोर दे दूँ, तो फिर हमारे पास जो इंडेक्सिंग नंबर है वो यहाँ से फोर स्टार्ट होगी, फोर फाइव और सिक्स, और ये जो रेड होगा ना ये जीरो पे ही होगा हमारा। ठीक है, अगर मैं ये करके देखूँ और कलर डॉट रेड दूँ यहाँ पे, कलर डॉट रेड, कलर डॉट रेड देख लेते हैं क्या आना चाहिए। कलर डॉट रेड में हमारे पास जो पहला कंसोल है उसमें जीरो आ रहा है। सही है, तो जीरो हमारे पास रेड बाय डिफॉल्ट, और येलो को हमने फोर दे दिया, तो मैं कलर डॉट येलो करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फोर आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास फोर आ गया, और अनडिफाइंड इसलिए तो कलर टू पे कुछ है ही नहीं ना अभी।
अगर मैं यहाँ पे अभी कलर डॉट रेड का प्रिंट करूँ, कलर डॉट रेड तो ज़ीरो था हमारे पास, ऐसे ही था, कलर डॉट रेड ज़ीरो, सेकंड वाला कंसोल देखें ज़ीरो, और कलर डॉट येलो का 4, क्योंकि 4 दिया, कलर डॉट ग्रीन होगा 5, कलर डॉट ब्लू होगा 6, 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम लोग यहाँ पे इनम से पहले कॉन्स्ट लगा दें, यहाँ पे अगर हम लोग इनम से पहले कॉन्स्ट लगा दें तो हमारे पास ये वाला मेथड नहीं चलता। कौन सा? जो हमने वैल्यू प्रिंट कराने के लिए ये वाला मेथड नहीं चलता, जो हमने ये वाला मेथड दिया था कि कलर और आगे फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर इंडेक्स नंबर, तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लगा लें। ये सर ने हमें बात बताई थी, बस इतना समझ लें इसको कि कॉन्स्ट लगेगा तो ये एरर इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है कि कॉन्स्ट यहाँ पे लगा हुआ हो और यहाँ पे पूछा गया हो कि क्या एरर है, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। कॉन्स्ट अगर लगा दिया, ये वो वाला कॉन्स्ट नहीं है वेरिएबल वाला, ये इनम का अपना कॉन्स्ट होता है जो कि हमारे पास इनम के साथ लगता है। तो अगर हम लोग ये लगाएंगे तो हम ये वाला मेथड हमारा नहीं चलेगा, हम इसको फिर हम लोग उसका कलर प्रिंट नहीं करा सकते, बस इंडेक्स नंबर ही हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एरर ऐसे एग्जाम में आ सकता है। बाकी इंडेक्सिंग वाली बात बता दी कि जो इंडेक्स असाइन करेंगे उस तरीके से होगा वो। सही है, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि 5 इसको कर दिया, फिर इसको मैंने 8 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा इनम का टॉपिक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं एनी एंड अननोन। सही है, इस पे आ जाते हैं। और एनी एंड अननोन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले मैं सब चीज़ें कमेंट आउट कर देता हूँ। तो एनी और अननोन हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग होता है ना या नंबर होता है, वैसे हमारे पास एनी और अननोन भी हैं। तो अननोन और एनी, तो एनी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनी का मतलब तो यही है कि कोई भी डाटा टाइप आ सकती है उसमें, हमको खान मतलब कोई स्टेंटेंस भी दे सकते हैं। सही है, मैंने ये दे दिया, मैं उसको कोई नंबर भी दे सकता हूँ, मैं उसको कोई बोलियन भी दे सकता हूँ, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, कोई एरे भी दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, कुछ भी असाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल नंबर 2 को। और अननोन में भी हम सेम टू सेम यही कर सकते हैं, नंबर को कुछ भी दे सकते हैं, सेंटेंस भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, बुलियन भी, एरे भी, कुछ भी। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क इनमें ये है कि मैंने थोड़ी सी, ये हमें होमवर्क मिला था, थोड़ा सा मैंने देखा था नेट पे, तो मुझे एक वेबसाइट पे मुझे इसका फ़र्क मिला था। स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप लोगों को भी जब भी कोई ऐसी चीज़ हो ना कि समझ नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करें तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और एरर्स का सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि दोनों हम लोग वी कैन असाइन एनीथिंग टू एनी, हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं एनी। हमने एक वेरिएबल लिया वी एनी और उसको एनी की टाइप दे दी, वी कैन असाइन एनीथिंग टू अननोन जस्ट लाइक एनी। और यहाँ पे भी हम लोग अननोन टाइप का, हमने वी अननोन एक वेरिएबल लिया, वी अननोन नाम से, वी अननोन वेरिएबल का नाम है, ये डाटा टाइप ले ली, यहाँ पे भी हमने इसको असाइन कर दिया, कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग सेंटेंस, यही लिखा हुआ है कमेंट में कि हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो फ़र्क क्या हुआ, आगे फ़र्क देखना। अब जब हम लोग इस वेरिएबल को वी एनी को कहीं यूज़ करेंगे ना, कहीं यूज़ करेंगे किसी मेथड के अंदर या किसी वेरिएबल में वैल्यू पास करेंगे, या इस वैल्यू कॉपी करने, S1 को हमने वी एनी के इक्वल रखा, यानी कि जो 10 है वो 10 की, जो वी एनी के अंदर क्या है, वी एनी के अंदर 10 है, तो 10 चले जाए S1 के अंदर, ऐसा ही है। तो ये तो हो जाए। लेकिन जब हम लोग अननोन वाला वेरिएबल वी अननोन, जो अननोन से असाइन हुआ है, तो जब वो वाला वेरिएबल को हम लोग S2 के अंदर कॉपी करेंगे तो यहाँ पे वो एरर देगा, इनवैलिड, वी कैन नॉट असाइन वी अननोन टू एनी अदर टाइप। सही है, विदाउट एक्सप्लिसिट असर्शन, तो हम लोग इसको असाइन नहीं कर पाएंगे। तो फ़र्क ये है दोनों में कि ये टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बस आप लोग ये चीज़ याद कर लें अभी के लिए कि ये जो हमारे पास है ना अननोन की डाटा टाइप, ये टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग टाइप सेफ कहते हैं, और ये गुड प्रैक्टिस है कि अननोन यूज़ किया जाए। जबकि एनी हमारे पास बैड प्रैक्टिस है, ये सर ने हमें बताया था कि एनी हमारे पास बैड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी एनी और अननोन। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी डाटा टाइप हम लोग दोनों में ले सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन जो हमारे पास अननोन है ना वो क्या करता है, प्रोवाइड्स टाइप सेफ्टी, यानी इसमें डाटा टाइप की सेफ्टी होती है कि हम आगे चेक वगैरह लगे हुए होते हैं कि हम लोग ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाई कि उस वैल्यू को हम लोग किसी और उसमें वेरिएबल में कॉपी नहीं कर सकते, इनवैलिड देगा वो, जबकि एनी जो का वेरिएबल है वो कॉपी आसानी से हो जाएगा।
तो एनी जो है वो हमारा टाइप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता, अननोन टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बाकी ये हमारे पास जो अननोन है ये गुड प्रैक्टिस है, सही है। एक और चीज़ में गुड प्रैक्टिस, और वो हमारे पास बैड प्रैक्टिस है, क्या, एनी, ठीक है। तो जब भी हम यूज़ करेंगे तो अननोन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास हो गया अननोन और एनी। अब आगे चलते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ कही थी फॉर लूप्स, वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर ना एक लास्ट वीडियो में एक चीज़ रह गई थी, वो मैंने आपको बताई थी। वाइल लूप को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना था, तो वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। वाइल लूप में हमारे पास, मैंने एक प्रोजेक्ट खोला अपना सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है इसमें, जो सिंपल कैलकुलेटर मेरा बना हुआ है ना, वो मैंने अपनी लॉजिक तो बनाई हुई है, सही है। इसकी लॉजिक है पूरी, लॉजिक तो मैंने अपनी पूरी की हुई है, ठीक है। बस उस लॉजिक को मैंने क्या किया, ये जो पूरा मेरा कोड है ना, उसको मैंने वाइल लूप के अंदर रख दिया। एक मैंने इंक्वायरर लिया, उसके अंदर मैंने सारी चॉइसेस दी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज। और यहाँ पे मैंने उसकी लॉजिक लगाई है कि अगर ये आंसर हो तो ये हो जाए, अगर एडिशन का ऑप्शन सेलेक्ट करे उधर तो ये हो जाए, सब्ट्रैक्शन का करे तो ये वही वाली पूरी लॉजिक है, सिंपल। लेकिन इस पूरे कोड को मैंने वाइल के अंदर रख दिया, और वाइल को मैंने हमेशा के लिए चला दिया वाइल ट्रू। मतलब ये लूप हमेशा चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल यूज़र को स्टॉप करना हो। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ये हमेशा यूज़र एडिशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, एडिशन करेगा, तो उसके बाद उसको वापस से वो लूप चल जाएगा, वापस से वो कुछ और कर सकता है। अब दूसरी बार में वो सब्ट्रैक्शन कर ले, तीसरी बार में मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे हो रहा है, मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक यहाँ पे एक जो मैंने इंक्वायरर लिया, उसके अंदर मैंने कुछ चॉइसेस दी हैं, 4 चॉइसेस 5 चॉइसेस तो कैलकुलेटर की है, छठी चॉइस मैंने दे दी एंड प्रोग्राम, यानी एंड प्रोग्राम की भी एक चॉइस दे दी कि एंड करो, मुझे अब और काम नहीं करना। तो अगर ये एंड प्रोग्राम यूज़र सेलेक्ट करे, सही है, तो क्या हो, एल्स इफ एंड प्रोग्राम ब्रेक, ब्रेक का वर्ड है, ब्रेक के वर्ड से हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। यानी ये लूप हमेशा चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल हमारे पास ब्रेक वाली ये चीज़ चल जाए, ब्रेक। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाऊँ, TSC और नोड इंडेक्स डॉट JS, सही है। मेरे पास ये प्रोग्राम है, मेरा क्या सिंपल कैलकुलेटर का, मेरे इसने पहला नंबर पूछा, सेकंड नंबर पूछा 23। अब ये पूछ रहा है मुझे क्या क्या करना है, एंड प्रोग्राम, परसेंटेज डिवीजन। तो मैंने कहा मैंने इसको एडिशन कराना है, एडिशन कराया, उसने वापस पूछा, वापस से मैं पूछा, वापस से लूप चल गया। तो ये लूप चलता रहेगा हमेशा जब तक कि मैं इसको एंड प्रोग्राम वाला चॉइस नहीं दे दूँ। अब मैं एंड प्रोग्राम में कराना चाहता हूँ, 3 दफ़ा मैंने कर लिया एंड प्रोग्राम। तो एंड प्रोग्राम जब हुआ तो कौन सी चॉइस चली, एंड प्रोग्राम जब हुआ तो मेरे पास ब्रेक वाली चीज़ चल गई। ब्रेक वाला स्टेटमेंट जैसे ही चला, एंड प्रोग्राम जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, तो ब्रेक वाली चीज़ चली और ये लूप से बाहर आ गया। तो वाइल लूप का मैंने यही पर्पस बताया था कि वाइल लूप जो होता है ना हमारे पास, ये जो वाइल लूप है, ये जो इतनी बॉडी है वाइल लूप की, ये चीज़ हमेशा चलाता रहेगा जब तक कि हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर रहे, जब तक कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगी, सही है। या तो ये मैं कर सकता था कि ब्रेक, मैंने अभी यहाँ से ब्रेक से कर दिया, लेकिन मैं एक और चीज़ भी कर सकता था कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट ए बूलियन, मैंने एक वेरिएबल लिया बूलियन टाइप का, सही है, और उसको मैंने ट्रू असाइन कर दिया कि वो ट्रू है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए ले लिया, अब यहाँ पे ए अभी ट्रू है, चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ के अंदर मैं ए को फॉल्स कर देता हूँ, यानी कि जब यूज़र एंड प्रोग्राम सेलेक्ट करे तो मेरे पास ए फॉल्स हो जाए। जब ए फॉल्स होगा तो वो ऊपर लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, और वहाँ पे फॉल्स उसको मिलेगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ भी मैं कर सकता था, मैंने इसको ब्रेक से किया था। अब मुझे ये वाला आइडिया है तो मैंने इस तरीके से कर दिया, तो आपके ऊपर है, ब्रेक से भी हो सकता है, फॉल्स से भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, सही है, जब तक इसको ट्रू मिलता रहेगा ए के अंदर वो चलाता रहेगा। जब यूज़र बोलेगा कि एंड प्रोग्राम पे क्लिक करेगा तो फिर उसको ए को फॉल्स करेगा, वो एल्स इफ वाला ब्लॉक, ये ए फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे जब वो चेक करेगा तो उसको फॉल्स मिलेगा और लूप एंड हो जाएगा हमारा, सही है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको और फिर मैं एमसीक्यूज की तरफ आता हूँ। मेरे पास एक नंबर लिया, ये लिया, सब्ट्रैक्शन कर दी मैंने, फिर लिया, अब मैं एंड प्रोग्राम करता हूँ, एंड हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास वाइल लूप हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ होती है डू वाइल। डू वाइल में जल्दी से समझा देता हूँ। डू वाइल एग्जैक्टली वाइल के सेम टू सेम है, लेकिन डू वाइल में क्या होता है, जो भी हमारे पास कोड होता है, जो भी हमारे पास काम करवाना होता है, सही है, वो एक मर्तबा ज़रूर होता है, वो डू वाला एक मर्तबा ज़रूर करेगा, और कंडीशन जो है ना वो बाद में चेक होगी, सही है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो बाद में चेक होगी कि ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक मर्तबा ज़रूर काम होगा चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो,
ये सिंटेक्स होता है, डू लिखा जाता है, फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, फिर वाइल का वर्ड आता है, और फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और फिर कंडीशन आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि डू वाइल और वाइल में इतना फ़र्क है कि वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, डू के अंदर बाद में होती है। तो जो कॉन्क्लूजन का निकला वो क्या निकला कि जो डू वाइल लूप है वो एक मरतबा ज़रूर रन होगा, चाहे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी हो। अगर यहाँ पे फॉल्स भी कंडीशन होगी ना तब भी ये रन होगा। क्यों क्यों रन होगा ये? इसका रीज़न ये है कि कंडीशन आखिर में चेक हो रही है, पहले काम हो रहा है, पहले काम होगा, पहले कंपाइलर काम करवाएगा, ऊपर से रीड करता रहेगा, पहले काम करवाएगा, सही है, फिर वो कंडीशन जब चेक करेगा तो फॉल्स है कंडीशन, तो अब वो एग्जिट कर जाएगा। यानी कि हर हालत में चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू वाइल लूप के अंदर एक मरतबा ज़रूर चलेगा लूप। अगर ट्रू होगी तो और भी मरतबा चलेगा, फॉल्स होगी तब एक मरतबा चलेगा, सही है, फिर वो एग्जिट होगा लूप। तो ये डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप होता है। इसका मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, और मैं यहाँ पे जल्दी से इसको करवा देता हूँ। तो विच ऑपरेटर, अच्छा ये जो मैंने एमसीक्यूज़ उठाए ये मैंने कहीं किसी फॉर्म से उठाए थे ऑनलाइन। विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स इन टाइपस्क्रिप्ट। कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का, सही है, वही वाली चीज़ है कि हम लोग स्ट्रिंग को किसी वो करवा रहे थे जब कि कंजोल करवा रहे थे, जैसे कि ये है मैं बस सेलेक्ट वैलिड ऑपरेटर। तो कॉन्कैटिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे ले लेंगे हेलो। तो ये क्या करेगा, ये कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है मिला देना। एक स्ट्रिंग ये ली इसने, एक स्ट्रिंग ये ली, दोनों को मिला देगा ये, सही है, और दोनों को मिला के प्रिंट कराएगा, कंसोल कराएगा। तो ये प्लस का ऑपरेटर जो है वो कॉन्कैटिनेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा प्लस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट? टू असाइन अ वैल्यू और टू अ वेरिएबल। सही है, हमें पता है। क्यों? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? असाइन करेगा ना, ए इज इक्वल्स टू 9, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, इज इक्वल्स टू ये है। कंपेयर के लिए कंपेयरिंग ऑपरेटर होता है, सही है। विच ऑपरेटर इन टाइप इज यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग वैल्यू बाय वन। एक वैल्यू बढ़ानी है, वन इंक्रीज करनी है तो प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस से तो हो नहीं सकता, और ये तो प्लस इक्वल टू भी बेकार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर, सही है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैंने बताया क्या ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमारे पास असाइन करा था A=9, इस तरीके से। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास वो हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास इस तरीके से एंड और नॉट हो गए, सही है, एंड और नॉट हो जाते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बचा यही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉड्यूलस वगैरह। मॉड्यूलस परसेंटेज आ जाता है, और एक और होता है पावर वाला एक्सपोनेंशियल, तो डबल हम लोग उसमें मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। असाइनमेंट, अच्छा, व्हाट डू लॉजिकल ऑपरेटर्स डू इन टाइपस्क्रिप्ट। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कर रहे होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में? लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी हमने देखा क्या कर रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट यही कर रहे होता है ना, एंड करवा रहे हैं। और तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स नहीं है तो प्लस करता है। मैनिपुलेट बूलियन वैल्यूज ये हो सकता है। परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं है तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कर रहा होता है। तो बूलियन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ट्रू फॉल्स में खेल रहे होते हैं वो, सही है। तो बस ये आ गया। बूलियन वैल्यूज़ क्या होती है? ट्रू या फॉल्स, तो उनमें हम लोग कर रहे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से कि या तो ट्रू होगी वो वैल्यू या फॉल्स होगी, यही हो रहा है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हो गया। व्हाट डज द फॉलोइंग टाइप्स के एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, 10 छोटा या बराबर है 5 के, गलत, फॉल्स, सही है। 10 छोटा नहीं है 5 के, तो 10 छोटा नहीं है बराबर 10 छोटा नहीं है 5 के, ना बराबर है 5 के, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। मॉड्यूलस का मैंने बताया था क्या होता है, रिमाइंडर। मॉड्यूलस क्या कर रहा था? दो नंबर को डिवाइड करते थे, और हम लोग क्या करते थे, जैसे कि 4 मॉड्यूलस 2 है, 4 रिमाइंडर 2 है, तो 4 को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर कितना बचेगा वो तुम्हारा मॉड्यूलस ऑपरेटर करेगा। तो टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, सही है, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन, ये भी बताया हुआ है, सही है। तो डबल हमारे पास जो डबल मल्टीप्लाई का साइन होता है वो हमारे पास पावर निकाल रहा होता है या एक्सपोनेंट निकाल रहा होता है। यानी कि 2 की पावर 3 मुझे अगर करनी है 2 की पावर 3, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 4 4 2 8, सही है। तो 3 की पावर 3 क्या होगा? 3 3 3 9 9 3 27 होगा, ठीक है। तो सही है, ये हमारा एक्सपोनेंशिएशन होगा, डबल ऑपरेटर होगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट क्या है? 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। पहले और जब इस तरीके की चीज़ हो ना तो पहले एक को इवेल्यूएट करना चाहिए फिर दूसरे को।
5 इज ग्रेटर देन 3 तो ट्रू है, सही है। 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं, 10 तो बड़ा नहीं है 20 से, तो ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स हो गया। तो और बीच में एंड है, जब एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स हो, फॉल्स ही है ना ये वाला। 10 इज ग्रेटर देन 20, तो 10 बड़ा है 20 से, नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में जब एंड बीच में हो तो हमारे बस फॉल्स ही आता है। एंड में दोनों ट्रू चाहिए होता है ट्रू करने के लिए, यहाँ पे फॉल्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स। अब व्हाट डज नॉट ऑपरेटर डू इन टाइपस्क्रिप्ट, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को उलट कर देता है, सही है। तो वैल्यू को उल्टा कर देगा, इसको मैं दिखा देता हूँ, मैंने दिखाई नहीं थी ये चीज़, कि जो भी बुलियन वैल्यू होगी ना उसको उल्टा कर देगा। कैसे, अभी देख लेते हैं इसको। मैं आता हूँ अपने इधर वापस से और मैं सब चीज़ों को कमेंट करता हूँ, और मेरे पास एक वेरिएबल है लेट सी इक्वल्स टू ट्रू, मेरे पास एक वैल्यू है ट्रू, इसको अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगाऊँ सी, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये नॉट ऑपरेटर कहलाता है, सही है। ये नॉट ऑपरेटर नॉट सी, सी की वैल्यू ट्रू है, इसको मैं कंसोल करूँ तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, देख लेता। तो मेन डॉट मेन डॉट टी एस टी एस सी मेन डॉट टी एस, सही है, और नोड मेन डॉट जे एस, तो फॉल्स आ गया, यानी कि वेरिएबल के अंदर सी के वेरिएबल के अंदर ट्रू था, ट्रू को मैंने उल्टा कर दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया, जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो फिर ट्रू हो जाता, तो ये जो भी होगा उसका उलट हो जाएगा, ट्रू हो गया, फॉल्स था तो ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, इट नेगेट्स अ बुलियन वैल्यू, यानी बुलियन वैल्यू को उल्टा कर देना है, नेगेट्स यानी कि अपोजिट कर देना, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू। व्हाट डज अ टर्नरी ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट अलाउ यू टू डू, टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, टर्नरी ऑपरेटर बताया था, इफ एल्स वाली चीज़ ही हो रही थी, इफ एल्स वाली जो लॉजिक है वही कर रहा था। परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं, वो तो अरिथमेटिक ऑपरेटर करता है। असाइन वैल्यूज नहीं, ये भी नहीं। प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या कह सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स का शॉर्ट नोटेशन है, शॉर्ट हैंड है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इफ एल्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर ये रहा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर तो लॉजिकल है और भी ऑपरेटर लॉजिकल है, और ये बचा क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स के एक्सप्रेशन, तो हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है फिर प्लस होता है, सही है, बॉडमास रूल। 5 टू द 10, 10 प्लस 10 20, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 20 आंसर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट, हेलो प्लस वर्ल्ड, तो हेलो प्लस वर्ल्ड, अब ये बैकटिक लगेगा, सही है, गौर से देखें कि बैकटिक लगेगा, तो बैकटिक लगने का मतलब ये है कि ये इस कॉमा को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, बैकटिक भी इंक्लूड करेगा, इसका आंसर ये होगा। इसको रन कर लेते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हेलो प्लस वर्ड, सही है, ठीक कहा था मैंने, तो उसका आंसर ये होगा। व्हाट हैपेंस इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो इन टाइप स्क्रिप्ट, अगर हम लोग ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास नॉट अ नंबर आएगा, ज़ीरो से डिवाइड करेंगे अगर, ऐसे ही है, नॉट अ नंबर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट, क्योंकि जो भी नंबर अगर वो मैथ्स में डिवाइड करते हैं ज़ीरो से ना, तो वो या तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मेरे ख्याल से नॉट अ नंबर आएगा। इसको इसको भी चेक ही कर लेते हैं, एक मरतबा चेक कर लेते हैं इसको कि ये क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय ज़ीरो, सही है, इसको मैं चेक करता हूँ, इन्फिनिटी, सही है, गलत था, इन्फिनिटी आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो भी कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा उसमें, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, 2 की पावर 3 डबल ऑपरेटर है, डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, सही है, तो 2 की पावर 3 8 होता है, टू थ्री ज़ा नहीं सॉरी, 2 की पावर 3, ये हमेशा मैं गलती करता हूँ, 2 3 ज़ा 6 नहीं होगा, 2 की पावर 2 4 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 को
2 को मल्टीप्लाई करो 3 मरतबा, इस तरीके से होगा ये। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग टाइप। अब यहाँ पे कोड आ गया, बस एक कोड है, 4 लाइनों का कोड है, देखते हैं आराम से, सुकून से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट नम 1 16, नम 1 असाइन हो गया 16, नम 2 असाइन हो गया 7। 2 वेरिएबल ले लिए नंबर टाइप के, उनको असाइन कर दिए, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर नम 1 डिवाइड बाय नम 1 रिमाइंडर नंबर 2। तो 16 को डिवाइड अगर हम करेंगे 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, 16 डिवाइड बाय 7। तो अगर हम लोग 7 1 द 7, 7 2 द 14 और 7 3 द 21, तो 21 तो 16 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 2 द 14, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ऐसा ही है, 2 रिमाइंडर बच गया और बस 2 आंसर आ गया। यही पूछा था कि रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, तो रिजल्ट की वैल्यू 2 होगी। कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट में 2 जाएगा, क्योंकि 2 रिमाइंडर जाएगा, 7 2 द 14 और 2 बच गया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पे आउटपुट इसका क्या होगा, लेट एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है, एक्स प्लस इज इक्वल टू 2, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास। क्या मतलब, क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि x में प्लस करो 2 को, x क्या है 10, 10 प्लस 2 12, और 12 को डाल दो x के अंदर, तो 12 आ गया हमारे पास आंसर। सही है, तो x प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो 12 आंसर आ गया। व्हाट डज द फॉलोइंग टाइप एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू। तो ये तो हमें आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 इज नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, 5 बराबर नहीं है 5 के, ये तो गलत है, 5 तो बराबर होता है 5 के, दोनों सेम चीज़ है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 5। इसको चला के भी देख लेता, फॉल्स। सही है, 5 बराबर होता है, अगर मैं इसको उस तरीके से करूँ तब ट्रू आएगा। सॉरी, कंपाइल नहीं किया था मैंने, इसलिए वो एरर दे रहा है। नोड min डॉट जेएस, ट्रू आ गया, तो 5 बराबर है 5 के। सही है, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है 5 नॉट इक्वल टू 5, तो फॉल्स आ गया। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग ट्राइस कोड। तो हम 2 वेरिएबल्स हैं, एक नंबर का वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग का नम वेरिएबल है। सही है, तो एक नंबर का वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है। अब मैं कह रहा हूँ नम वन बराबर है नम टू के, नम वन बराबर है नम टू के, दोनों 5 है, हाँ ये इक्वल है। सही है, तो ट्रू करना चाहिए, है ना, ट्रू कर देते हैं। लेकिन नहीं, ट्रू नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये ट्रिपल ट्रिपल इज इक्वल टू लगा हुआ है, अगर यहाँ पे डबल इज इक्वल टू लगा होता तब तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल। अब ट्रिपल का मतलब क्या है, ट्रिपल का मतलब ये है कि दोनों जो नंबर हैं, अब यहाँ पे अगर गौर से देखें कि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे नंबर है, तो ये चीज़ रह गई थी मेरे पढ़ाने में, तो ये लास्ट टॉपिक अच्छी चीज़ आ गई कि जब भी ट्रिपल इज इक्वल टू होगा तो उसका मतलब ये है कि टाइप भी सेम होनी चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो टाइप सेम, वैल्यू तो सेम है 5 और 5, लेकिन ये 5 स्ट्रिंग के अंदर दिया हुआ है, ये हमें कोटेशन मार्क्स के अंदर दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी टाइप है स्ट्रिंग, और इस वाले नंबर की टाइप है नंबर, तो टाइप दोनों की सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों की टाइप इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पे डबल इज टू होता तब ट्रू आता, लेकिन अभी यहाँ पे टाइप भी सेम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल इज टू है। सही है, तो ये फॉल्स आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे डबल होता तो ट्रू होता। अगर इसको हमें ट्रू बनाना है तो ट्रू बनाने के लिए हमें इसको नंबर करना पड़ेगा और यहाँ से हमें ये भी हटाना पड़ेगा। अब ये जो है ना ट्रू हो जाएगा, अब ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप थी इस तरीके से, तो अभी ये फॉल्स होगा। ठीक हो गया, तो ये जो 3 हवाला अगर कभी आ जाए ना, उसका मतलब ये होता है कि टाइप भी सेम हो, वैल्यू भी सेम हो, या तो दोनों नंबर हो और दोनों की वैल्यू भी सेम हो, या तो दोनों स्ट्रिंग हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, तभी ये ट्रू होगा था। अभी यहाँ पे ये फॉल्स होगा, उनके दोनों की टाइप अलग है। ठीक है, तो यहाँ बस ये एमसीक्यूज भी हमारा हो गया है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, सही है, तो रैप करते हैं, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा, कोई चीज़ अगर बुरी लगी कि समझ नहीं आ रहा हो या कोई गलती की तो ज़रूर बता दीजिएगा। और
ये वीडियो को बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें।